तेजस्वी निश्चित तौर से आज की तारीख में मतलब जो राइजिंग लीडर्स है बिहार में, जो नवोदित नेतृत्व है, उससे काफी आगे निकल गया है। अब उसके आसपास भी चिराग पासवान वगैरह नहीं। लोजपा की औकात क्या है जी? पासवान इतना नहीं, बरकन के नेता है ये। सर जी हाँ, तो रामपुरी चाकू से दबाया, खुल गया, तो चाकू रखने का भी शौक था। आपको भी शौक था? बाद में हाँ, बाद में वो 303 आ गया था, वो अनऑथराइज आता था, उसको रखने का शौक। तो आपको फिर नक्सल आंदोलन से कैसे लोग एसोसिएट करते हैं? एक स्वभाव में, एक रिबेलियन स्वभाव, लेफ्टिस्टों के साथ रह करके एमपी एमएलए बनना बड़ा मुश्किल है। ये केवल सांकेतिक है, दिखावा है, प्रदर्शन है और भोंडा प्रदर्शन है। उस समय मैंने तय किया कि साहब ये ठीक नहीं है, इसलिए उसके बाद से मैंने तय किया कि 5 के बाद से कंप्लीट अब नहीं लड़ना है। अब मैं कोई चुनाव लड़ने वाला नहीं। प्रमोद जी बहुत मानते थे हमको, उनको थोड़ा इस बात से नाराजगी थी कि क्यों ऐसा किया तुमने। जेडीयू क्यों नहीं? कभी जेडीयू बड़ा सवाल है। अटल जी ने हमसे कहा था संजय पासवान, नीतीश कुमार सब एक कैटेगरी के लीडर हैं, दोनों दाढ़ी रखते हैं। आप 15वें नंबर पे थे, नरेंद्र मोदी आज 17वें नंबर पे उस समय थे। आज आप एक एमएलसी भी नहीं रहे हैं और वो देश के प्रधानमंत्री हैं। तो जाति जनगणना क्यों? ताकि बैकवर्ड ये दिखा सके कि हमारी संख्या देखो, फॉरवर्ड चेत जाओ, देखो दलित तुम चेत जाओ, हम इतना संख्या में हैं। क्या देखता नहीं हम 5 भाई हैं, तू एक भाई ना है रे। भूमिहार में, यादव में और पासवान में ये पॉलिटिकल कास्ट। जहां 5 घर भी है, लोग 2 घर भी है, अपना वोट देगा मर्जी से, वो किसी के वोट से किसी के आगे झुकता नहीं है सब। और अभी जितने हमले हो रहे हैं गांव में, जितने झगड़े हो रहे हैं, वो बिटवीन बैकवर्ड्स एंड दलित ही हो रहा है। फॉरवर्ड लोगों ने लगभग मान लिया है। और आज भी चमार और पासवानों में डिस्टेंस अगर है तो रामविलास पासवान जी के इस बयान से, उस नारे से जोड़ा हमको, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते 4। जब मैंने फोटो टांग दिया उनका, तो यूपी में हंगामा हो गया पूरा एकदम। लालू जी के खिलाफ में कोई यहाँ बोलता नहीं था। गांधी मैदान में प्रोग्राम था लालू जी का, उस प्रोग्राम को मैंने रोक दिया। जब जाति में लड़के लड़की उपलब्ध हो तो क्यों करना बाहर? नक्सल और फूलन देवी, नक्सल एक ऑर्गेनाइज मूवमेंट है, फूलन देवी अनऑर्गेनाइज मूवमेंट है। वो मिसगाइडेड मिसाइल थी। कन्हैया और तेजस्वी बेहतर कौन? कन्हैया बेहतर। मोदी और अटल बिहारी? अटल बिहारी जी का मैच नहीं जी, नहीं मैच है। अरे कोई मैच नहीं उनका जी। क्रिकेट में आपका इंटरेस्ट है? जय श्री राम। नमस्कार, आप न्यूज हंटर देखना शुरू कर चुके हैं और आज हम आपको जिस शख्सियत से मिलवाने वाले हैं वो उनका नाम संजय पासवान जी है और ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुके हैं, एमएलसी थे, अभी नेक्स्ट टर्म में उनका नहीं आया है नाम। लेकिन उन सबसे दूर, ये एमएलसी एमएलए और एमपी से दूर, ये वो शख्सियत हैं जो आज से 2 दशक पहले मोस्ट प्रोमिसिंग दलित लीडर, दलित होप इनको कहा जाता था, इंडिया के टॉप 20 लीडर्स में आते थे, यंग लीडर्स में। सांसद बने, विधायक का चुनाव तो नहीं जीत पाए ये। कभी नक्सल आंदोलन से भी इनका जुड़ाव लोग कहते हैं होता है। सीपीआई एमएल से इन्होंने राजनीति शुरू किया, तो सीधे भाजपा में गए, बीच में आरजेडी में भी गए, लोजपा में भी गए, लेकिन फिर से वापस बीजेपी में आ गए, लेकिन कभी भी जेडीयू में नहीं गए। और ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिसको हम समझने का कोशिश करेंगे कि सब कोई एक्सेप्टेबल है तो फिर नीतीश क्यों नहीं, और अगर है तो फिर किस फॉर्म में है। नीतीश कुमार के खिलाफ कई बयान भी या उनके नीतियों के से सहमति न रखते हुए कई बयान भी इनके सामने आए थे बीच बीच में। खुद प्रोफेसर भी रह चुके हैं, लीडर कह लीजिए, प्रोफेसर कह लीजिए, पीएचडी है इनके पास। और इनके क्षेत्र में अगर आप जाएंगे तो इनके बारे में यही कहा जाता है, अरे वो तो बहुत पढ़े लिखे आदमी, वो तो प्रोफेसर साहब हैं, डॉक्टर साहब हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशन पे इन्होंने पीएचडी लिखा था और खुद पीएचडी सिर्फ नहीं लिखा, अपनी पत्नी को भी पीएचडी करवाया। 10वीं के बाद 12वीं से लेकर के सारी पढ़ाई, इनका बच्चा भी है, एक बेटा है जिसको इन्होंने पीएचडी करवाया। आजकल वो एस्टैब्लिश्ड एक एकेडमिक पर्सनैलिटी हैं, बीजेपी के स्पोक पर्सन भी हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात वही है कि एक जो पत्नी जब इनके पास, इनके साथ आई थी, तब वो उतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन आज वो एक रीडर हैं, टीचर भी बन करके रहे वो। तो पूरा फैमिली जो है वो पीएचडी वाले कह सकते हैं, इनकी पूरी फैमिली हो गई है। अब पत्नी के साथ मिलकर के 14 वॉल्यूम जिसके लिए जाने जाते हैं, दलित एनसाइक्लोपीडिया इन्होंने लिखा है।
और वंचित वाणी पत्रिका का ये संपादन भी कर चुके हैं। अब एमएलसी का आपका दौर खत्म हुआ है, क्या करेंगे? वापस अभी पढ़ाई मैं- लिखाई मैं तक है अभी। में तक है? हाँ। इसके बाद क्या प्लान है? पढ़ाई लिखाई फिर से कुछ? देखिए, तो बता दें आपसे कि हम लोग पॉलिटिक्स में बाय चॉइस आए थे। पॉलिटिक्स होता है ना कि बाय चांस होता है, बाय चॉइस आए, और बड़ी जवानी में एक अच्छी खासी नौकरी छोड़ के आए। मैं बैंक में पीओ था, जी जी। प्रोफेशनल ऑफिसर था बैंक का, यूपीएससी भी दे रखा था मैंने। सेल में मैनेजमेंट ट्रेनिंग भी था, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में। को कुल मिलाकर के हमारा एक बड़ा चेकर्ड कैरियर रहा, कलरफुल रहा। वेंचर कहें, एडवेंचर कहें, नौकरी भी कई हमने किया, दल भी कई देखा हम लोगों ने। लेकिन दल में जो एक दलीय ट्रेनिंग हुआ हम लोग का, जो पॉलिटिकल ट्रेनिंग हमारी हुई, वो लेफ्टिस्टिक मोड में ट्रेनिंग हुआ था। तो एक स्वभाव में एक रिबेलियन स्वभाव में एक प्रोग्रेसिव स्वभाव, एक चेंज मेकर, चेंज एजेंट का स्वभाव शुरू से था। बाद में लगा कि लेफ्टिस्टों के साथ रह करके एमपी एमएलए बनना बड़ा मुश्किल है। तो बीजेपी के करीब आया मैं, और बीजेपी के करीब लोग आते हैं तो जनरली अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो है उसके थ्रू आते हैं। मैं भारतीय मजदूर संघ के थ्रू आया। मैं उस समय बैंक में पीओ था, और बैंक में पीओ होने के कारण ट्रेड यूनियन में मेरी रुचि थी। तो बैंकों में ट्रेड यूनियन एटक का था, एआईटीयूसी जो सीपीआई का जो ट्रेड यूनियन विंग है उसका था। तो मैं उसका ऑफिसर्स एसोसिएशन का मैं जनरल सेक्रेटरी चुना गया। फिर बाद में जब तय किया कि हम लोग को बीजेपी में जाना है, तो भारतीय मजदूर संघ के पास आए। धनबाद में उस समय मुझे लगता है कि धनबाद में 94-95 में भारतीय मजदूर संघ का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ। दत्तोपंत ठेंगरी नाम के एक आदमी जो उनके संगठक थे, उनका भाषण सुना। उनको जब मैंने सुना, मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ। उन्होंने 2-3 बातें कही कि कम्युनिस्ट यूनियन कहता है कि साहब, देश के कम्युनिस्ट यूनियन कहता है कि अपनी मांगे लेके रहेंगे, हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो। दत्तोपंत ठेंगरी ने कहा कि ये सब नारे लगाने ठीक नहीं है। उन्होंने कहा, देश के हित में करेंगे काम, काम के लेंगे पूरे दाम। मजदूर के हित में करेंगे काम, काम के लेंगे पूरे दाम। फिर दूसरा था कि कम्युनिस्टों का था, एक यूनियन का नारा था, एक दुनिया के मजदूरों एक हो। उन्होंने नारा दिया कि मजदूरों दुनिया को एक करो, मजदूरों दुनिया को एक करो। ये बातें मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर वो कहा करते थे कि इस देश का औद्योगिकरण, उद्योग का मजदूरीकरण और मजदूरों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। मुझे बड़ा अपील किया। जिस ढंग की बातें कहना, और वह दौर था जिस समय सरकारी संस्थाओं को लोग प्राइवेट संस्थाओं को राष्ट्रीयकरण कर रहे थे, नेशनलाइज कर रहे थे। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, देश का औद्योगिकरण, उद्योग का मजदूरीकरण और मजदूरों का राष्ट्रीयकरण हो। तो हमने कहा कि तो लेफ्ट से आगे की बात कर रहा है ये आदमी। मैं बड़ा इंप्रेस हुआ। तो मैं मजदूर संघ में जुड़ा, और फिर इलाहाबाद बैंक में मैं था। इलाहाबाद बैंक में मैंने बनाया ऑफिसर का, ब्रेकअवे किया हमने उस कम्युनिस्ट यूनियन को, और एनओबीओ, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक ऑफिसर्स, एनओबीओ करके बीएमएस का ऑर्गेनाइजेशन था, उससे मैं जुड़ा। उसका यूनिट मैंने खड़ा किया इलाहाबाद बैंक में। तो ऐसे कुल मिला के हम नजदीक हुए संघ परिवार के, और बीजेपी के ऐसे लगा कि मुझे नजदीक हुए, और फिर हमने ज्वाइन किया। तो आपको फिर नक्सल आंदोलन से कैसे लोग एसोसिएट करते हैं? कई जगहों पे मैंने देखा। स्टूडेंट लाइफ में मैं आईसा का फाउंडर था। अच्छा। ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन जो है ना, आईसा, सीपीआईएमएल लिबरेशन का जो, उसका फाउंडर था मैं। उससे पहले एबीएस था हुआ, ये स्टूडेंट लाइफ में जब साइंस कॉलेज में था यहाँ पे, ऑल बिहार स्टूडेंट्स यूनियन। फिर बाद में कन्वर्ट कर गया वो, एक धरा बन गया आईएसए, इंडियन स्टूडेंट एसोसिएशन। एक धरा हो गया ऑल इंडिया स्टूडेंट, आईसा हो गया, जो भी सीपीआईएमएल का है। तो उन दिनों था मैं, तो उन दिनों उसके कई इंटरनल एक्शंस में भी और काफी जुड़े हुए थे हम लोग। उनके कई क्लासेस हम लोगों ने किया था, उनसे जुड़ा होता है। थोड़ा सा पर्सनल बातें भी अगर हो जाए तो, जैसे कि मैंने शुरू किया था कि अब तो आपका फैमिली पूरा प्रोफेसर है, वाली हो गई है, बहू भी प्रोफेसर है या
अभी गेस्ट पढ़ा रही है कॉमर्स गेस्ट कॉलेज में प्रोफेसर लॉ में। गेस्ट अब- मुझे लगा अब बेटी भी मेरी, बेटी भी आपकी। बेटी दिल्ली यूनिवर्सिटी में हाँ हाँ लक्ष्मीबाई कॉलेज में सोशियोलॉजी का प्रोफेसर। सोशियोलॉजी के कॉलेज में है। एक और चीज हमें पता चला कि आपके बेटे का अंतर्जातीय विवाह हुआ है। नहीं 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 नहीं, ये किसी का बेटी का हुआ है। बेटी का हुआ है, बेटी बेटी नहीं, बेटे का भी अंतर्जातीय विवाह नहीं बेटे हुआ का है। तो सेम कास्ट अच्छा, है। उल्टा मुझे पता चला है। बेटी का। तो अंबेडकर से लेकर के जितने भी एक दलित विमर्श में अंतर्जातीय विवाह को लेकर के जो एक बना हुआ है, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? क्या अंतर्जातीय विवाह कितना इम्पोर्टेंट है दलित एम्पावरमेंट? देखिए, हम ये मानते हैं कि देखिए, जब जाति में लड़के लड़की उपलब्ध हो तो क्यों करना बाहर। और आजकल क्या होता है कि लोग लव मैरिज को इंटरकास्ट मैरिज कहते हैं। दोनों फर्क है। लव हुआ तब मैरिज किया। इंटरकास्ट मैरिज इन ट्रू सेंस तब होता है जब दोनों के पेरेंट्स डिफरेंट कास्ट के हों और इनिशिएट करते हैं और शादी ब्याह करते हैं, तब हो कोई प्यार मोहब्बत हो गया। अब डॉक्टर अम्बेडकर केस में भी वो डॉक्टर थी, वो उनका सेवा की तो उनसे लव हो गया उनको। कोई इंटरकास्ट मैरिज था डॉक्टर अम्बेडकर, ऐसा भी नहीं, वो लव मैरिज था। वो बाद में ही सही उन्होंने किया। अब चाहे मेरी बेटी का ही मामला हो, इसीलिए वो सब लव मैरिज को इंटरकास्ट मैरिज कर सकते हैं हम लोग। इंटरकास्ट मैरिज इन ट्रू सेंस में गांधी उस मामले में बड़ा पर्टिकुलर थे। गांधी ने कहा था कि मैं उसी शादी में जाऊंगा जो शादी अंतर जातीय विवाह किया हो, जहाँ पे पेरेंट्स लोग, हाँ, जो पेरेंट्स के पहल हुआ हो। बल्कि वो लव मैरिज में गए, जनरली लोग कहते हैं कि लव मैरिज में तो इंटरकास्ट मैरिज कर रहे हैं। तो इसीलिए मेरा मानना है कि थोड़ा उसको छिद्रान्वेषण करना चाहिए कि लव मैरिज को इंटरकास्ट मैरिज करना ये बहुत उचित नहीं है। इंटरकास्ट जब दो फैमिली के पहलकदमी पे दोनों फैमिली के पेरेंट्स के पहलकदमी से हो जाए तो अच्छी बात है। वो इंटरकास्ट मैरिज मान इन ट्रू सेंस। वैसे हर लव मैरिज जो होता है इंटरकास्ट मैरिज भी होता है और कास्ट मैरिज भी होता है, इनकास्ट मैरिज भी होता है। इसमें एक और आपका इसी से रिलेटेड एक आया था जब आपने कहा था कि चूंकि अभी ट्रेंड चला हुआ था खास करके पिछले कुछ सालों से कि हर नेता, हर राजनेता दलित के घर जा रहे हैं, वहां पे खाना खा रहे हैं, और कई बार तो ऐसा भी आया कि अपना ही खाना ले जाके खा रहे हैं। तो आपका एक स्टेटमेंट आया था कि ये सही नहीं है, उल्टा होना चाहिए कि दलित को बुलाइए अपने। मैं भी मानता हूँ ये केवल सांकेतिक है, दिखावा है, प्रदर्शन है और भोंडा प्रदर्शन है। इससे क्या होता है उदाहरण से, इससे तो अपमानित फील दोनों ओर करता है। अब कोई आदमी आया हमारे यहाँ, कहा कि साहब देखिए अभी मैं संजय जी के यहाँ से खा के आ रहा हूँ, और उन्होंने कहा कि भाई खारिज, जातिवाद खारिज हो गया। तो मियरली केवल खाने से खारिज हो गया। जैसे कार्ल मार्क्स ने कभी कहा था, जब इंडिया में ट्रेन चालू हुआ था तो एग्जाइल में उस समय थे, लंदन में रहते थे, वो कहा कि इंडिया में अब ट्रेन चलना शुरू हो गया है, वहां छुआछूत जातिवाद खत्म हो जाएगा क्योंकि लोग साथ बैठेंगे। तो एक समय में साथ बैठना ही जो था महत्वपूर्ण था, एक समय था उसका। तो वह कार्ल मार्क्स के टाइम का था। उस समय उन्होंने कहा, वो 1800 के आसपास में, 1900 के आसपास में वो रहा होगा वो सब स्थिति कि बैठ जाना ही बड़ा महत्वपूर्ण था। हाँ, उसके बाद से खाना महत्वपूर्ण हुआ। इसलिए मैं मानता हूं कि पहले सिटिंग हुआ, फिर ईटिंग हुआ, अब फिर मीटिंग हुआ, तब वीटिंग होना भी बचा हुआ है। अभी क्या है कि सिटिंग भी हो रहा है, मीटिंग भी हो रहा है, ईटिंग भी हो रहा है, लेकिन वीटिंग का सवाल है। अब सवाल है कि साहब बीजेपी को अगर देना अगर है पासवान को, तो अपने पासवान क्यों देंगे हम? ले आओ कहीं से उठा करके, नहीं समझे? इसी से रिलेटेड आपका वो जब विधान परिषद के अंदर जब आपने पद को छोड़ा था, हाँ, ये स्थिति इसलिए कुल मिला करके अब ये लगता है कि साहब सबसे आसान सीट शेड्यूल कास्ट का होता है, उसके बॉल गेम में फेंक दो। अलायंस के पॉलिटिक्स में क्या होता है, अलायंस में आप देखें, गौर करेंगे आप, 6 सीट बिहार में है, बड़ी पार्टी है बीजेपी। बीजेपी को 1 सीट मिल जाए शायद लड़ने के लिए, इंटरेस्ट नहीं है। ये वीटिंग होता, हमारे लोग भी वीट वाले हैं, या हमारे लोग को भी रीजनिंग और सीजनिंग का पावर हो गया है, वो उनको भरोसा नहीं है। भरोसा नहीं है कि बीजेपी के जो दलित लीडर हैं वह हमारे अलायंस के लीडर के बराबर में नहीं, एट पार नहीं है। बाकी लोग हैं एट पार,
देखिए ये अलग है, ये दिस इज द न्यू डायमेंशन ऑफ द यू कैन से कि साहब कैसे एक्सक्लूजन होता है। अच्छा, इस पे तो मेरा ये भी सवाल इस पे बन सकता है आपके लिए कि आपने शायद कभी घोषणा 2013 या शायद एग्जैक्ट में ईयर मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन आपने कहा था कि मैं अब चुनाव रिजर्व सीट से नहीं लड़ूंगा। जी आज भी स्टैंड कर रहा हूँ। लेकिन आपका तो जितना भी चुनाव आपने लड़ा है वो रिजर्व सीट से ही लड़ा है, चाहे वो नवादा का मैं चुनाव पहले लड़ा ना। हाँ। मैंने पहले एक बार लड़ा, फिर जब मुझे लगा कि साहब उसका मैंने देख समझ लिया, एक बार हो गया, तब मैंने मना कर दिया। ऐसा तो नहीं कि हारने के बाद मना कर दिया, क्योंकि हार रहे हैं लगातार इलेक्शन तो। नहीं, वो तो विधानसभा का छोड़ दीजिए आप। हाँ। जहाँ से लड़ते थे वो तो कर्पूरी ठगोगढ़ था। हाँ। वहां पे तो ये थे, और नवादा में जीता मैंने, बड़ा स्ट्रॉन्ग वोट जीता। हाँ। हम बहुत ये हम उसके बाद से 9 में 4 में चुनाव हार गए। जी जी ठीक है। उसके बाद हमको पूरा ऑफर था कि रिजर्व सीट से लड़िए, लेकिन आज भी ऑफर था। हमने कहा नहीं रिजर्व सीट। ये स्टेटमेंट कब आपने दिया था कि आप नहीं लड़ेंगे बिना? हम ये स्टेटमेंट 4 में चुनाव लड़े, उसके बाद दे दिया हमने। उसके बाद से आप बिल्कुल तैयार नहीं हुए। तो उसके बाद फिर जो आपका विधानसभा का इलेक्शन हुआ है वो तो रिजर्व सीट से नहीं, 4 के बाद मैं आरजेडी से विधानसभा का लड़ा। 5 में हाँ। लड़ा मैं, फिर उसके बाद से बीजेपी से भी लड़ा। हाँ। तो उस 5 के बाद से मैंने तय किया कि 5 के बाद आपने तय किया, वो विधानसभा के बाद दोनों जो खासकर जब मैं शेड्यूल कास्ट मोर्चा का अध्यक्ष बना, मैं पार्टी का ऑल इंडिया अध्यक्ष बना। जी जी। उस समय हमको पूरा ऑफर था। हाँ हाँ। तब मैंने सोचा कि साहब अब लड़ना ठीक है, जमना सही नहीं है इस तरह से। अब जो बेचारे खड़े हैं, जो कभी नहीं बन सके हैं, उनको मौका मिलना चाहिए। जब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बना उस समय मैंने तय किया कि साहब ये ठीक नहीं है, इसलिए उसके बाद से मैंने तय किया कि 5 के बाद से कंप्लीट अब नहीं लड़ना है। अब जहाँ लोग खड़े हैं, जहाँ भाई खड़ा है, बेटा खड़ा है, भतीजा खड़ा है, कहाँ अब हम लोग उसकी में खड़े हो जाएंगे। हमने कहा एक बार MP हो लिए। भाई भतीजा का मतलब रामविलास पासवान या नहीं, कोई भी, तुम भी भाई भतीजा हो। मतलब ये मैं कह रहा हूँ कि अब जहाँ पे हमसे उम्र के छोटे उम्र के बच्चे सब आ रहे हैं, तो कहाँ उस लाइन में खड़ा होना। अब हमने तय किया कि साहब मैं चुनाव रिजर्व नहीं लड़ूंगा। तो लोगों ने कहा कि लगता है चुनाव नहीं लड़ेंगे अभी। आखिरी जो चुनाव लड़ा था वो रामविलास पासवान जी के रिश्तेदार थे। नहीं, आखिरी जो चुनाव लड़ा था मैं विधानसभा, हाँ। तो वहाँ पे लोजपा जीती थी। हाँ, रामविलास जी रिश्तेदार नहीं थे, लोजपा सीट थी, लोजपा जीती थी वहाँ से। जी। तो फिर आपने कहा कि जो भी दोस्त रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं आपके उस तरह के दोस्ती वाले दोस्त? पॉलिटिकल दोस्त तो अलग होते हैं। पॉलिटिकल हैं, सोशल हैं, तो है ये सब दोस्त मित्र तो है। लेकिन वैसे वाली दोस्ती जो होती है वो उस तरह की कोई दोस्ती, ऐसे दोस्त? नहीं, दोस्ती का स्तर देखिए, तो मुझे दोस्त बनाना अच्छा लगता है। मैं बड़ा आई एम वेरी मच फॉन्ड ऑफ मेकिंग फ्रेंड्स। मैं आज भी ट्रेन में चलता हूँ, एक आध दोस्त बनाता हूँ जो लंबा दूरी चलता है। दोस्त मतलब कि नए लोगों से मिलना जुलना अच्छा लगता है, नए लोगों से मिलजुल के नए लोगों का आइडिया शेयर करना अच्छा लगता है, उनको अपना आइडिया देना, उनसे आइडिया लेना अच्छा लगता है। मैं इसलिए ये सवाल कर रहा था क्योंकि पार्टी में या पार्टी के बाहर में आप किसी को छोड़ते नहीं हैं। जहाँ पे जो सही आपको लगता है वो बोल देते हैं। वो दोस्ती के लिए एक होता है ना कि दोस्ती में थोड़ा पॉलिटिकली बता दें आपसे कि ये बिल्कुल सही आपने पकड़ा है कि मैं न तो जिस पार्टी में रहा, मैं अपने पार्टी को ही मैंने जो सही गलत का जो होता है वो स्ट्रेट वे मैंने कहा, स्ट्रेट वे। और जो पार्टी के अंदर जो प्राइम ऑफिस बेरर रहे उनसे भी हम लोग लड़ते रहे, समझते रहे। ये आप पूरा देखेंगे तो उसका एक अलग पूरी स्टोरी हमारी है लगातार करके। इसलिए मोटा मोटी, लेकिन मेजर चूंकि मेरा पॉलिटिकल होता है कि जहां मैं बाहर गया तो 1 आध साल बाहर ही रहा था मुश्किल से, फिर मैं वापस बीजेपी में आ गया। मुझे सब जगह लोग कहते थे बीजेपी वाला है, तो अब कहाँ उसमें। हमने कहा चलो बीजेपी वापस चलते हैं। और बीजेपी ने बहुत कुछ दिया हम लोग को, MP बने, MLC बने। जब मेरा हुआ कि सब मैं रिजर्व चुनाव नहीं लड़ूंगा, उसके बाद ही मुझे MLC बनाया गया। तो MLC को रिजर्वेशन का तो पोस्ट है नहीं रिजर्वेशन का पोस्ट। हाँ, अनाउंस किया, उसके बाद से मतलब कि 14 साल वर्क करना पड़ा हम लोग को। 4 में हम लोग MP और मिनिस्टर थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। 4 के बाद 18 में हम बनाए। तो इस 14 साल में के बाद से होता वनवास का था, 14 साल का फेज पूरा हुआ, 18 में मैं बना MLC। उस वनवास के फेज में आपने तो बहुत कुछ लिखा है। हाँ, उस वनवास में मैंने कई किताबें लिखी,
कई नए इंसाइट डेवलप किया हम लोगों ने, कई अंतर्दृष्टि डेवलप हुआ। तो मैं मानता हूँ कि उस वनवास काल मेरे लिए सबसे बौद्धिक निर्मिति का क्षेत्र रहा, समय रहा। वो जो इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन का इलाका जो हमारे जीवन लाइफ टाइम में था, वो बहुत टाइम था मैं कि मेरी बौद्धिक क्षमता क्या है, उन तमाम चीज़ों को हमने लिखना, पढ़ना और साहित्यिक स्वरूप देना, वैचारिक स्वरूप देना शुरू किया। उसमें एक अच्छा खासा आज की तारीख में जमा हो गया हुआ। तो आपने एक बड़ा, क्योंकि आप शब्दों के साथ बहुत अच्छा खेलते हैं, मैंने जितना अभी तक समझा है, तो आप एक तेजस्वी यादव के कॉन्टेक्स्ट में ये बात आपने बोली थी कि जब आप विपक्ष में होते हैं तो निखरते हैं और जब आप पक्ष में होते हैं तो बिखरते हैं, अगर मैं सही हूं तो। तो जब आपका 2004 के बाद का जो जिसको आपने वनवास दिया है, तो उस फेज को आप वो मेरे पे भी लागू होता है। पे लागू होता है। ये मुझे लगता है कि कुल मिलाकर के कंप्लीट सब पे लागू होता है। ये मुझे एक स्टोरी याद है, मैंने पढ़ा था कभी कि महात्मा बुद्ध किसी गांव में गए। उसे गुरु नानक के बारे में लोग कहते हैं, पंजाबी लोग गुरु नानक के बारे में कहते हैं, लेकिन अपने यहाँ महात्मा बुद्ध के बारे में चला हुआ है। किसी गांव में गए तो बहुत सेवा किया उनका, लोगों ने बहुत सेवा किया, सम्मान किया। तो उन्होंने कहा कि साहब तुम लोग बिखर जाओ। आए गांव में जहां अपमानित किया, वहां कहे कि तुम यही निखरते रहो। अब देखिए, अच्छे गुण वाले बिखर जाएं तो अच्छा गुण ही भी वो बिखराएंगे, और जिनमें दुर्गुण है वो वही निखरते रहे, आप यहीं रहो, आपका खुद नुकसान हो जाएगा। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, इसलिए मैं वो बिखराव और निखराव की बात मैं करता हूँ, इसीलिए करता हूँ। और इसमें निश्चित तौर से मैं मानता हूँ, इस बात का हूँ कि विपक्ष में लोगों का निखार तो होता ही होता है। और आज की तारीख में जो तेजस्वी का आपने कहा है, तेजस्वी निश्चित तौर से आज की तारीख में मतलब जो राइजिंग लीडर्स है बिहार में, जो नवोदित नेतृत्व है, उससे काफी आगे निकल गया। अभी उसके आसपास भी चिराग पासवान वगैरह नहीं। आपको तो महेंद्र सिंह धोनी में भी कुछ दिख गया था, उनसे बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी, उनको सीएम भी बना रहे थे। हाँ, तो मेरी दोस्ती थी और वो प्रयास किया गया था उसके लिए, धोनी के लिए प्रयास किया गया था, लेकिन पता नहीं किन कारणों से बात। कैसे क्रिकेट में आपका इंटरेस्ट है? क्रिकेट में इंटरेस्ट है, लेकिन पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट तो है। और पॉलिटिक्स में आप देखेंगे कि क्रिकेट के लोगों का तो ग्लैमर है। वह ग्लैमर मैं मानता हूं कि आज फिल्मी दुनिया के लोगों से कहीं ज्यादा ग्लैमर क्रिकेट के लोगों का हो गया है। अब तो फिल्मी दुनिया का नंबर 3 हो गया है। तो टीवी मीडिया पे जो स्टार आ रहे हैं, अब देख रहे हैं कि साहब कपिल शर्मा के शो पे आने के लिए सारे हीरो हीरोइन सब अपने क्यू का इंतजार कर रहे हैं, अपने टर्न का इंतजार कर रहे हैं। ये स्थिति हो गई है। इसलिए क्रिकेट का अपना एक लेवल रहा है। और हमारे दल में विशेष रूप से भाजपा में आप देखेंगे कि बड़े बड़े जो स्टार हैं, प्लेयर्स हैं, एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, उन सब का है स्पेस हम लोग के यहाँ है। लोग आते हैं तो उनको पूरा सम्मान दिया जाता है। मैंने एक प्रयास किया था, चलाया था मैंने। अच्छा, इस पॉलिटिकल उसके अभी फिर अगर एक थोड़ा सा चीज आपसे उसके ऊपर ओपिनियन लेना चाहें, तो एक दौर था, मैं इसको ऐसे लिंक किया, मैंने एक वीडियो बनाया था तो उसमें इस पर बात भी किया था कि एक दौर था जब जो मसल्स मैन थे वो पॉलिटिकल क्लास को सपोर्ट करते थे, उनको हाथ उनका लेफ्ट हैंड राइट हैंड जो भी कह लें उसको बनते थे। और फिर उसके बाद वो खुद से इलेक्शन लड़ने लगे और खुद से विधायक मंत्री बनने लगे। उसी तरह से मैं देख रहा हूँ ये सेलिब्रिटी वाला, चाहे वो फिल्म का हो चाहे फिर वो क्रिकेट के हो, कि एक टाइम था जब वो लोग सपोर्ट करते थे, आज खुद ही विधायक एमपी बन रहे हैं। इस ट्रेंड को आप कैसे देख रहे हैं? कितना हद तक किस नजरिए से देख रहे हैं? राजनीति के लिए एक कैसा ट्रेंड है ये? देखिए, ये आपने ठीक कहा कि पहले मसल मैन पॉलिटिशियंस के लिए बूथ का मैनेजमेंट करते थे लोग, फिर बाद में वो लोग खुद पॉलिटिक्स में आ गए। बाद में मनीड क्लास आ गया मदद करने के लिए, फिर बाद में मनीड क्लास खुद भी आ गया कि हम ही चुनाव में लड़ेंगे, हम टिकट पाटेंगे। तो ये जो मैं मानता हूँ इस बात को कि पॉलिटिक्स के प्रति, लेकिन फिल्मी दुनिया के प्रति लोग का आकर्षण थोड़ा कम हो गया है। हम लोग जब फिल्म देखने जाते थे तो गिनते थे महीने में आज 5 हुआ कि नहीं, महीने में 4-5 फिल्म देखे कि नहीं देखे, ये काउंटिंग थी हमारी। सप्ताह में इतना कम से कम देखना ही देखना हम लोग को है। तो एक चार्म था उसके प्रति, तो फिल्म के प्रति चार्म खत्म हो गया लोगों का। हम लोग से में रामपुरी चाकू होता था, तो रामपुरी चाकू से ऐसे दबाया खुल गया, तो चाकू रखने का भी शौक था। आपको भी शौक था? बाद में
हाँ, बाद में वो 303 आ गया था वो, हाँ। अनऑथराइज आता था, उसको रखने का एक शौक था लोगों को, तो वो भी रखते थे लोग। मतलब मैं कह रहा हूँ कि एक आकर्षण जो है ना, तो फिल्म के प्रति आकर्षण, ये आजकल देखते हैं कि जितने ह्यूमन टाइप आदमी हैं उनके साथ फोटो खिंचाना, उनके साथ ये करना, ये पॉलिटिशियंस का स्वभाव हो गया है कि पॉलिटिशियन को चाहता है कि साहब कोई बड़े हीरो के साथ, हीरो तो फिल्मी हीरो नहीं, किसी भी हाँ, जिसको भी वो अपना रंगदार hype के कर- साथ, रंगदार के साथ। रसूखदार के साथ। जब देखे ना, अपने एक शादी हुआ अभी है, एक शादी जो अंबानी परिवार का हुआ है, अब हर लोग को अब उसका वो जिस ढंग से मजाक कर रहा है सलमान खान के साथ, उनका बेटा, अब ये एक रसूखदारों के साथ अपनी जो होती है विषाद। तो मैं मानता हूँ कि फिल्म राजनीति जो है, राजनीति के प्रति वह जो अटैचमेंट है या वो जो फैसिनेशन है वो खत्म नहीं हुआ है। वो हर व्यक्ति, चाहे IAS IPS हो, चाहे बड़ा उद्योगपति हो या बड़ा पूंजीपति हो, सबका आकर्षण है कि एक बार MLA MP हो जाए, सबका आकर्षण है। आपका भी था, मेरा भी था। तभी तो हम लोग इसलिए जिस स्टेज में आए, हम लोग तो बड़ी जवानी में नौकरी छोड़ दिया, बैंक की PO की नौकरी में छोड़ दिया। कब छोड़ा है अपनी नौकरी? 32-33 साल में छोड़ दिया हम लोगों ने, और पॉलिटिक्स में आ गए, चुनाव हार गए। तो हम लोग का ऐसा नहीं कि सब 32-33 साल में हमने 5-6 साल 7 साल नौकरी किया था इलाहाबाद बैंक के प्रोबेशनरी ऑफिसर का। वो भी नौकरी किया इसलिए कि सब शादी ब्याह हो जाए। तो पढ़ी लिखी लड़की मिल गई हमको, +2 में पढ़ रही थी, मिल गई तो अपना उसको आगे बढ़ाया, उस पर हम लोग आज प्रोफेसर हो गए। मतलब है कि आकर्षण जो है, इसलिए हम ये मानते हैं कि आज के पॉलिटिक्स को में कुछ डिटरेंट करना चाहिए। आकर्षण कम से कम हो पॉलिटिक्स के प्रति, पता नहीं क्यों आकर्षण है। तो पॉलिटिक्स का आकर्षण कम होना चाहिए, हाँ, क्योंकि प्रशांत किशोर और ऐसे लोग कह रहे हैं कि यूथ इन पॉलिटिक्स इस तरह से मूवमेंट चला रहे हैं। नहीं, सवाल है कि यूथ इन पॉलिटिक्स जो आ रहे हैं या कोई भी आ रहे हैं लोग, हमने कहा ना कि फिल्मी दुनिया के प्रति आकर्षण कम हो गया, समय आ रहा है क्रिकेट के प्रति आकर्षण कम हो जाएगा लोगों का, लेकिन पॉलिटिक्स में आने के प्रति आकर्षण इतना भयंकर बढ़ा हुआ है, चाहे वो पॉलिटिक्स के लायक हो ना हो, लेकिन आ रहे हैं लोग। अब रिटायर कर रहे हैं लोग, कह रहे हैं समाज सेवा करेंगे थ्रू पॉलिटिक्स। पूंजीपति कुछ कमा लिए, कुछ ठेकेदार बढ़िया पैसा वैसा कमा लिए हैं, तो क्या करें, पॉलिटिक्स करेंगे। मतलब ये है कि पॉलिटिक्स, कोई बड़े आपका बेटा है कुछ नहीं कर सका तो पॉलिटिक्स कर रहा है। मतलब ये है कि ये जो पॉलिटिक्स के प्रति लोगों का जो खिंचाव है, वह इस पे कहीं ना कहीं चर्चा करना चाहिए लोगों को कि इतना खिंचाव मन के आ रहा है, नहीं होना चाहिए। अभी हमारे परिवार की IPS की एक वाइफ ज्वाइन की है पॉलिटिक्स में। अब मानो कि पॉलिटिक्स उसका इंतजार कर रहा है कि आइए और समाज को बदलने का काम पॉलिटिक्स के थ्रू कीजिए आप। मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं कोई विराम आज भी पॉलिटिक्स में, मतलब अब कारण भी है, रातों रात लोग जो कुछ हुआ, Z कैटेगरी मिल गया, इसे मिल गया, Y कैटेगरी मिल गया, ये हो गया, संजोग लग गया अगर तो सब MP हो गए, MLA हो गए, तो मिनिस्टर हो गए, चीफ मिनिस्टर हो गए, ये स्थिति बन रही है। इसको कैसे पॉलिटिक्स में लोग आवे, ट्रेंड माइंड आवे, बहुत अनट्रेंड माइंड आ रहा है। पॉलिटिक्स में जो लोग आ रहे हैं, पॉलिटिकल प्रोसेसिंग के थ्रू आवे लोग। इसलिए मैं मानता हूं कि जो बीजेपी में पॉलिटिकल लीडर्स आ रहे हैं, वो AVPs आ रहे हैं। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का अपना एक पॉलिटिकल ये रहा है यूनिवर्सिटीज में, तो उसके थ्रू उनका प्रोसेसिंग होता है। आप देख लें इसमें क्या हो रहा है, बाकी पार्टियों में तो ऐसा कुछ है नहीं। NSUI उनका भी है, हर किसी का अपना छात्र दल है। लेकिन जिस ढंग से बीजेपी का अपना सिस्टम है, हर चुनाव में, हर टिकट में, हर ऑफिस बेयर के सिलेक्शंस में उनके लोग आते हैं। NSUI वाले का उतना कुछ रोल नहीं है दायरे आपसे। अब कौन NSUI से आया है, वो कन्हैया चला गया है तो वो AISF का प्रोडक्ट रहा है, हो गया है अपना। तो स्पेस वहां पे, हमारे बीजेपी में स्पेस नहीं है। बाहर के लोगों की एंट्री बहुत कम होती है, बाहर के लोगों के अचीवर्स ही आते हैं कि भाई बड़े कोई स्टार हैं, बड़ा कोई प्लेयर है, बड़ा एशियाड में या ओलंपिक में बड़ा मेडल जीता हुआ है, इसे हेमा मालिनी आ गई, कोई थोड़े AVP से आई है वो। अब चूंकि एक स्टार में बड़ी स्टार रही, वो आ गई, इसीलिए दारा सिंह आ गए थे, पहलवान थे, रेसलर थे, उसमें आ गए थे वो लोग। आज भी कई खिलाड़ी कई वगैरह आए हुए हैं, वो तो तीरंदाज हैं, वो सब आए हुए हैं। मतलब ये मैं कहता हूँ कि अपने अपने फील्ड के बड़े बड़े जो अचीवर्स हैं, एक प्रोमिनेंट नाम है, वो सब आ रहा है। लेकिन एक पॉलिटिकल ट्रेनिंग पाया हुआ लोग बीजेपी में निश्चित तौर से एक खास परसेंटेज में, मैं मानता हूं कि आज भी लगभग 30% 40% जो MPs हैं वो AVP से आए हुए हैं।
लेकिन आप देखेंगे अगर कांग्रेस का एमपी अगर होगा, शायद ही कोई एनएसयूआई का हो। एक था एनएसयूआई का तो छोड़ के चला गया, हम लोग के यहाँ गया है। अभी अशोक तंवर जो आया है, हरियाणा से लड़ रहा है, वो एनएसयूआई का प्रेसिडेंट था, यूथ का प्रेसिडेंट था, अभी बीजेपी में आ गया वो। इंटरेस्टिंगली मैं कल ही डेटा देख रहा था कि जेएनयू से सबसे ज्यादा लीडर्स जो प्रेसिडेंट बने हैं, सिर्फ प्रेसिडेंट का मैंने देखा था, सबसे ज्यादा कांग्रेस गए हैं। वो लोग 7 लोग कांग्रेस में गए हैं, जो कि प्रेसिडेंट सिटिंग प्रेसिडेंट हुआ करते थे कभी न कभी। तो ये क्या आपने कहा कि वो एक प्रोसेस के थ्रू तो वो भी आ रहे हैं, लेकिन यहाँ है कि आप एएसएफ से कोई आ जा रहा है, कोई एसएफआई से आ जा रहा है, लेकिन वो प्रोसेस तो उसने, उस जर्नी को उसने किया है। कन्हैया है तो इस जर्नी को उसने जिया है, वो स्ट्रगल किया है। तो अगर वो स्ट्रगल करके भी कांग्रेस में जा रहा है या कोई जदयू में जा रहा है या किसी भी पार्टी में जा रहा है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं। मैं ऐसे लोग को वेलकम करता हूँ जिसकी प्रोसेसिंग चाहे कहीं हुई हो, कि लोग आवे तो ट्रेंड माइंड आवे, लोग प्रोसेस किया हुआ लोग आवे, ताकि एक ऑर्गेनिक लीडरशिप डेवलप कर सके उसमें। अभी क्या होता है, फिर लोग अपने एजेंडे पे होते हैं, लोग एजेंडा उनका अपना होता है, अपने लिए धन संग्रह करना है, अपने लिए और बिजनेस को एम्पायर को बढ़ाना है, या कोई बिजनेस एम्पायर बढ़ा हुआ है, कुछ ऑब्स्टिकल नहीं है, अब इसके लिए आते हैं लोग। ये जो क्रोनिक कैपिटलिज्म है उसको प्रमोट करने के लिए आते अगर हैं, तो ऐसे प्रयास का मैं विरोध करता हूँ, और विरोध होना चाहिए समाज की ओर से। क्रोनिक कैपिटलिज्म ये इसको मैं कह रहा हूँ, इसलिए ऐसे लोग जो आ रहे हैं, इसलिए मैंने कहा कि जो बेचारे लोग थे उस समय, आज हमारे यहाँ की 40% लोग, हम कहा ना, तो ये रफ डाटा है कि लगभग 40% एमपीज एमएलए जो हैं वो कहीं ना कहीं आए हुए एबीपी से आए हुए हैं, या संघ के और भी संगठन से आए हुए लोग हैं। ये मैं कहता हूं, बहुत से संगठन हैं। देयर आर ऑलमोस्ट 100 संगठन ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काम कर रहा है, और उसके लोग ट्रेनिंग पाके आते हैं लोग। इसलिए इन चीजों को मैं कह रहा हूं कि आबे लोग तो ढंग के लोग, प्रशिक्षित लोग आवे, सांगठनिक निपुणता के साथ लोग आवे, और राजनीति को आगे बढ़ाएं तो अच्छा रहेगा। कास्ट पे फिर से वापस आते हैं, और कास्ट आपके इलेक्शन से लिंक करते हुए, आपने 4 इलेक्शन लड़ा है, 4 में से 3 बार, अगर मैं गलत हूं तो आपके खिलाफ जो थे खड़े हुए वो पासवान कम्युनिटी से ही थे। जब आप पासवान के खिलाफ नहीं लड़े तब आप जीते नवादा से, लेकिन जब भी आप पासवान के खिलाफ कोई भी कैंडिडेट आपका सामने वाला था, तो वो आप वहां पे आपकी पराजय हुई, हार हुई है। ये क्या जो हाजीपुर का में ट्रेंड दिखता है वहां पे, ये पासवान ही सिर्फ आगे आ रहे हैं और पासवान आपस में लड़ रहे हैं? ये क्यों ऐसा हो रहा है कि पासवान ही एकजुट नहीं है? देखिए बेटा, अब से चुनाव लड़ने का मेरा 90 से मेरा ये है। 90 में मैं इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा था, 95 में बीजेपी से लड़ा, 96 लड़ा बीजेपी से मैं, फिर 99 में लड़ा तो एमपी हो गया मैं लोकसभा का, 2004 में लड़ा, मैं हार गया, फिर 5 में मैं लड़ा बीजेपी से, आरजेडी से, उसके बाद से 9 में लड़ा मैं बीजेपी से, फिर हार गया। कुल मिला के हमने लगभग जो है 1 2 3 4 मतलब 6 चुनाव लड़े, 1 चुनाव जीते लोकसभा का, बाकी 5 चुनाव हमारे। ये ठीक है, आपने कहा कि मैं पासवान से ही हारा, विधानसभा भी मैं हारा था पासवान से ही, पीतम्बर पासवान जी थे उस समय, फिर महेश्वर हजारी थे उस समय, फिर एक और पासवान थे बेचारे, उनसे ही हारा मैं। ठीक, होता क्या है कि हम लोग का जो एक अपब्रिंगिंग हुआ है हम लोग का, तो मेरे पिताजी इंजीनियर थे, एक पढ़ा लिखा परिवार रहा है हम लोग का, और हमारी अब 3rd पीढ़ी भी पढ़ी लिखी निकल गई है। तो पासवान समाज से बहुत ज्यादा हम लोग, या हमको लोग ओन नहीं कर पाता है, ये बिल्कुल सही कहा आपने। पासवान समाज बहुत ज्यादा ये नहीं किया, और चूंकि हम लोग एक लेवल में रहा, तो जिन्हें हम लोग का उठना बैठना अपर कास्ट के साथ रहा, तो पासवानों में ये मैसेज दिया हमारे ओपोनेंट्स, हमारे प्रतिद्वंदियों ने, पासवान बिना नहीं बरकन के नेता है ये, फर्जी। हाँ, मैंने फर्जी नहीं बोला, लेकिन बल्कि चूंकि फर्जी इसलिए नहीं कहा कि मैं कास्ट इशू पे ही बड़ा ईमानदार रहा। हाँ, नहीं, वो तो आपके सारे जितने भी इश्यूज आपने उठाए उसमें साफ दिखता है। हाँ, वो इसलिए फर्जी कहना उसका मुश्किल नहीं है ये, लेकिन सवर्णों के प्रिय है, खास के भूमिहारों के प्रिय है ये बात, तो हम पे इल्जाम लगा। नवादा से मैं एमपी हो गया, भूमिहारों ने कस के वोट दिया हमको, ये इल्जाम लगता है हम पे कि सवर्ण को ज्यादा अच्छे लगते हैं ये, इनको सवर्ण ज्यादा अच्छे लगते हैं, ये चलाया लोगों ने। मैं विधानसभा चुनाव में लड़ता था तो वहां भी भूमिहार का कम ही वोट था, राजपूत का कम ही वोट था, लेकिन वो सब वोट करते थे हमको, और उनके बीच ज्यादा कंफर्टेबल फील करते थे हम लोग। थोड़ा तौर तरीका ये था, इसलिए बहुत पासवान समाज या बहुत दलित समाज लोगों ने बहुत हम लोग को
ये नहीं किया। ऑन नहीं किया। हाँ, ये मैं मानता हूँ इस बात को है। इसी से इस कारण कनेक्टेड से। है, आप वारिस नगर से जब इलेक्शन लड़े थे तो वहां पे भूमिहार और बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, जैसे हाँ, आपने बहुत कहा कम मुस्लिम population। बहुत ज्यादा है वहां पे, यादव भी वहां पे अच्छे खासे हैं। तो फिर वहां से लड़ने का डिसीजन आपका था या पार्टी का था? नहीं, हम लोग बाई चॉइस लड़े थे। आपका अपना चॉइस अब उस समय तो टिकट बांटने वाले हम लोग थे, छोटी पार्टी हम लोग की थी, पार्टी में बड़ा दबदबा था हम लोग का। वो तो तो माई फिर क्यों चॉइस, वारिस नगर क्यों? इट वाज माई चॉइस। नहीं, दरभंगा से चुनाव नहीं, दरभंगा मेरा अपना होम डिस्ट्रिक्ट है। हाँ। तो मैंने तय किया कि कभी चुनाव दरभंगा से नहीं लड़ूंगा। अच्छा, ये आप पहले ही तय कर हाँ हाँ, ये पहले तय किया था, दरभंगा चुनाव नहीं, दरभंगा से चूंकि अब रिश्तेदार लड़ेंगे, ये सब लड़ेंगे, तो कहा दरभंगा से नहीं लड़ेंगे, ये सोचा था हमने। तो वारिस सिंह बाई चॉइस लिए, दरभंगा के सबसे पास पड़ता था हमारा, वो हाँ। सबसे पास था। और ये भी जानते थे हम लोग कि वहां पे भाजपा का वोट कम है, लेकिन एक कभी जीती ही नहीं है एक वहाँ पॉलिटिकल प्रोसेसिंग हो जाएगा हमारा इस बात के लिए। कभी आज से नहीं जीती भाजपा, कभी नहीं जीती, आज भी नहीं जीती है। मतलब बहुत डिफिकल्ट, वो सोशलिस्टों का, कम्युनिस्टों का गर रहा है वह। और जो वोट भाजपा का वहां पे होगा मुश्किल से अभी भी। जैसे हमको, मैं पहली बार चुनाव लड़ा तो 7,000 वोट आया, जमानत बच गया था हमारा। सेकेंड टाइम लड़ा मैं 27,000 वोट आया। थर्ड टाइम में लड़ा तो 32,000 वोट आया। फोर्थ टाइम लड़ा मैं तो 37,000 वोट आया। ये जीते नहीं हम लोग, वोट बढ़ता गया हमारा, तो जीते नहीं हम लोग। तो मतलब है कि उस इलाके में एक था तभी, लेकिन एक लड़ना था, कोई ना कोई क्षेत्र चुनना था हमको, और दरभंगा से लड़ना नहीं था हमको, इसीलिए तो वहाँ नहीं लड़के वारिस नगर में आए। और क्या था कि दरभंगा तो अपना घर ही है, समस्तीपुर बनने से फिर समस्तीपुर हम लोग का क्षेत्र हो गया। तो दरभंगा समस्तीपुर में मेरा विस्तार हो गया। तो मेरी पॉलिटिकल जो लर्निंग्स है और जो पॉलिटिकल पूंजी हमारी है वो बढ़ना शुरू हुआ हमारा। उस 90 में मैं इंडिपेंडेंट लड़ा था, मैं 95 में मैं बीजेपी से लड़ा। तो एक ताकत बढ़ी हमारी, जो पॉलिटिकल पूंजी हमारी है, पॉलिटिकल लर्निंग्स हमारा हुआ है बड़ा। क्योंकि मैं जब पॉलिटिक्स में आया तो सोच के आया था कि साहब पॉलिटिक्स ही करना है, इसलिए मैंने कहा ना पॉलिटिक्स ये मैं बाई चॉइस आया हूँ, बाई चांस नहीं मैं आया हूँ कि कुछ नहीं हुआ तो नहीं करेंगे। मैं बाई चांस ही, बाई चॉइस ही मैंने पीएचडी भी किया। मैं सिंपल बीएससी करके मैं बैंक में पीओ हो गया था, बीएससी फिजिक्स ऑनर्स था मैं। फिर मैंने एमए किया, पीएचडी किया, यूजीसी किया, फेलोशिप किया, सब किया हम लोगों ने। तो ये था कि साहब इस सब में करना नहीं, नौकरी वही करनी जो नौकरी हम छोड़ सकते हैं। तो प्रोफेसर की नौकरी हो गई, फिर अपना प्रोफेसर की नौकरी हो गई, तो फिर छोड़ना पकड़ना, छोड़ना पकड़ जाना, यहाँ रिजाइन करना नहीं पड़ता है। तो मैं पटना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी हो गया मैनेजमेंट का, लेबर एंड सोशल वेलफेयर का। तो इस ख्याल से मतलब कि ये रहा। तो एक मेरी लंबी पल थी, इसलिए कि चुनाव में हारे या जीते, चुनाव इलेक्शंस में जो कुछ परिणाम हो, लेकिन पॉलिटिक्स करेंगे। आज भी मैं अब मैं कोई चुनाव लड़ने वाला नहीं हूँ, ये हाँ ये तय क्लियर है। हाँ, 62 साल का उम्र हो रहा है, ऐसा उम्र भी नहीं कि साहब ये है तो चुनाव लड़ने वाला नहीं हूँ, लेकिन पॉलिटिक्स में रहूंगा, पॉलिटिक्स में रहूंगा, भाजपा की राजनीति में रहूंगा। वो जो भाजपा में लोग कहते हैं भाजपा का मैं कार्यकर्ता रहूं, हाँ, और जो भी इसलिए कोई ये नहीं, मतलब कोई इलेक्शन पॉलिटिक्स नहीं, कोई इलेक्ट्रोल नहीं, लेकिन पार्टी पॉलिटिक्स करेंगे ना, मतलब संगठन को मजबूत कर, पावर पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, पार्टी पॉलिटिक्स करेंगे, पार्टी पॉलिटिक्स करेंगे। हाँ, तो कभी खत्म नहीं। इसलिए कोई कहता पार्टी पॉलिटिक्स में करूंगा। अच्छा, आपने एक अभी बताया, मैं उसी सवाल पे आना चाहता हूँ। आपने कहा कि आपको पासवान कम्युनिटी ने ऑन नहीं किया क्योंकि आपकी करीबी भूमिहार या अपर कास्ट से ज्यादा होती थी। ये चर्चा, परसेप्शन है, परसेप्शन बन गया, हाँ, परसेप्शन बन गया। लेकिन जो मैंने देखा हाजीपुर का जब कॉन्स्टिट्यूंसी को मैंने रीड किया या उसके आसपास के क्षेत्रों को, तो क्या, अब मैं हो सकता है मैं गलत भी हूँ इसमें, क्या ये सही है कि उस क्षेत्र में कम से कम पासवान प्लस भूमिहार प्लस राजपूत ये एक गुट है, और उसके अपोजिट में एक ग्रुप है जहाँ पे कि यादव मुस्लिम प्लस रविदास है? तो अगर सही है, तो अगर जो मैंने जो भी कुछ समझ बनाई है वो अगर ये सही है, तो फिर आपके ऊपर क्यों आरोप ये लग रहा है या परसेप्शन आपके बारे में? क्योंकि ये तो पासवान के बारे में परसेप्शन होना चाहिए कि पासवान करीबी हैं इन कम्युनिटीज के साथ। रामविलास जी पे भी है, हाँ, वह इल्जाम रामविलास पासवान पे भी है। जो इल्जाम हम पर है वो रामविलास पासवान पे भी है। देखिए, पासवान बता रहे आपसे, इस राज्य में 3 जाति है जो बहुत ज्यादा कास्टिस्ट कहें या अपनी जाति के लिए मर मिटने वाला है। वोट भले हमको न दे, लेकिन हमारे खिलाफ कोई कुछ बोल दे तो पासवान हमको जानता हो ना जानता हो, नहीं पासवान के खिलाफ बोल रहा है कोई अगर, तो उससे लड़ जाएगा वो। 3 जाति बिहार में, इसका ये ट्रेंड है, भूमिहार का,
यादव का और पासवान का। पासवान का। तो ये तीनों पॉलिटिकल कास्ट थी। उसके जाति के लोग का आकर्षण है उसके प्रति में। अब हम लोग चाहे जहां कहीं भी रहो, लेकिन पासवान समाज की बात है तो पासवान हमको वोट करे ना करे, लेकिन अगर कहीं हमको देखे ऐसे कहीं कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, कोई आलोचना कर रहा है, तो उसके उस हाल में हमारे पक्ष में खड़ा हो जाएगा वो, भले हमको वोट दिया हो ना दिया हो। ये लक्षण है पॉलिटिकल कास्ट होने का। आप गौर करेंगे कि देखिए वह गुण ब्राह्मणों में नहीं जो गुण भूमिहारों में, भूमिहार में, यादव में और पासवान में, ये पॉलिटिकल कास्ट है। जहां 5 घर भी है, लोग 2 घर भी है, अपना वोट देगा मर्जी से, वो किसी के वोट से किसी का झुकता नहीं है। सब भूमिहार हो चाहे यादव हो चाहे ये हो, ये 3 कास्ट पासवान जो है ये अपनी वोट अपनी राजनीति करता है इस समय। हाँ, और जहां पे चुनना अगर उसको हो तो भाई चुनेगा हमको। जहां पासवान में चुनना अगर हो तो वहां पे थोड़ा उसको चॉइस मिलता है। लेकिन पासवान भूमिहार और राजपूत के साथ ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रहा है यादव या मुस्लिम। वो तो कारण देखिए, पासवान जी पॉलिटिकल कास्ट है, पॉलिटिकल कास्ट है, और गांव देहात में गरीबों की लड़ाई कम्युनिस्टों ने इसके माध्यम से लड़ा, इसमें कोई शक नहीं है। कम्युनिस्ट लड़ा, सोशलिस्ट लड़ा, कांग्रेस भी कई लड़ाई लोग को आगे रख करके लड़ा, और लड़ करके मतलब कि जो पोजीशन पाया। जब देखिए हम मानते हैं कि यादवों का जो पॉलिटिकलाइजेशन है उससे पहले ही पासवान का हो गया पॉलिटिकलाइजेशन, चूंकि आरक्षण मिला। आपने जो कल अपना इंटरव्यू देखा मैंने आपका, तो आरक्षण मिला तो चमार समाज के लोग, चूंकि जगजीवन राम उस समय थे फलक पे, तो चमारों के लोग ज्यादा मतलब पॉलिटिक्स में एमएलए एमपी बने। लेकिन जब पासवानों का दौर शुरू हो गया, उसमें हम मानते हैं कि पासवानों का दौर शुरू हुआ तो वह यादव का दौर बाद में शुरू हुआ है। तो वह गरीबों पे या मजदूरों पे राजनीति करने का जो काम था वो पासवान के जिम्मे था। और जब यादव उदव आ गए तो पासवान का सपोर्ट बेस छिन गया। पासवान समाज का मैं कह रहा हूँ, कोई रामविलास जी का नहीं, वो छिनने लगा। और वो जो जिसकी बात वो छिन गया, इसीलिए अब कुछ सपोर्ट चाहिए उनको। तो जब छिन गया सपोर्ट, हुआ बैकवर्ड, डोमिनेंट बैकवर्ड हाथ से निकल गया, तो फॉरवर्ड के साथ में आ गए लोग, नेचुरलाइज हो गया ये। और बाद में रामविलास पासवान जी वगैरह ने या हम लोगों ने जब जितने लड़ाई हुए थे कम्युनिस्टों के साथ या नक्सलाइट के साथ, उस लड़ाई में भी हुआ कि सब मरने वाले थे दलित, मरने वाले भूमिहार थे, मरने वाले राजपूत थे। तो बाकी सब ये भूमिहार, राजपूत और नीचे में चमार और पासवान मारे जा रहे हैं, मुसर मारे जा रहे हैं। आप बीच के लोग बन ही नहीं रहे हैं। ये हुआ तो कई बार स्टेटमेंट हुआ कि साहब कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कोई कंफ्यूज कर रहा है हम लोग को है। तो ये मैसेज गया लोगों में बहुत बस के, जो इंटरमीडिएट कास्ट है, जो बीच का कास्ट है, कुर्मी यादव, आई विल नॉट से बैकवर्ड कास्ट, इंटरमीडिएट कास्ट है भाई, लैंडेड जेंट्री सब है। पॉलिटिकली अभी आज की तारीख में हेवी वेट हो गया सब है। आई विल नॉट से बैकवर्ड कास्ट, इंटरमीडिएट कास्ट है वह। दैट मींस इंटरमीडिएट कास्ट बिटवीन लोअर एंड अपर के बीच में हो, उसमें वही सब लोग आगे इंटरमीडिएट कास्ट में, स्पेशली 4 लोग आगे उसमें, बनिया है, यादव है, कुर्मी है, कोयरी है, बाकी तो मोस्ट बैकवर्ड बेचारा है। तो ये आगे, तो इंटरमीडिएट कास्ट को लगा कि साहब हमारी लड़ाई तो इससे हो रही है। इसीलिए वह जब बन गया, आप देखेंगे आज मुखिया के चुनाव में भी सवर्णों का और दलितों का एक अलग पोलराइजेशन होता है, बैकवर्ड्स का पोलराइजेशन अलग होता है। ये पंचायती चुनाव में काफी दिखाई पड़ा लोगों का। और वही मोटा मोटी यहाँ भी देख लें आप कि आज अगर अलायंस हो गया है चिराग पासवान का बीजेपी से, इसी कारण से बीजेपी सवर्ण आधारित पार्टी है और ये दलित का, तो नेचुरल अलायंस है। इसलिए उसका अलायंस कभी आरजेडी से या अकेला कभी नीतीश कुमार से नहीं हो सकता है। और नीतीश जी ने ऐसे भी जो किया ना, दलित महादलित करके किया, तो पासवान ऐसे भी पूरा घुसाया हुआ है, पूरा कम्युनिटी घुसाया हुआ है, ऑफेंडेड फील करता है कि इसने हमारा हकमारी किया, एक दरार तो पैदा कर ही दिया कि पासवान केवल दलित हो गया, अब बाकी सब दलित महादलित हो गए। तो इस कारण से भी नुकसान है। और अभी जितने हमले हो रहे हैं गांव में, जितने झगड़े हो रहे हैं, वो बिटवीन बैकवर्ड्स एंड दलित ही हो रहा है। फॉरवर्ड लोगों ने लगभग मान लिया है कि अब जो है सो लड़ने से फायदा नहीं है, इसलिए फॉरवर्ड से बहुत कम लड़ाई है, या फॉरवर्ड्स की लड़ाई का तरीका अपना अलग है, थोड़ा क्लेवर ढंग से लड़ते हैं वो लोग। ये लोग क्लेवर नहीं लगते हैं। इसलिए अब जो लड़ाई दिखाई पड़ता है बिटवीन जो इंटरकास्ट, जो कास्ट वार होता है, ये तो डोमिनेंट बैकवर्ड्स है
और फिर शेड्यूल कास्ट है, ये लड़ाई दिखाई पड़ता है। वही पॉलिटिक्स में ही दिखाई पड़ने लगा है। इसलिए ऐसा कहना कि साहब ये यादव समाज से भी पहले पॉलिटिकलाइजेशन हुआ इस समाज का, क्योंकि आरक्षण था। हाँ, इसलिए मैं कहता हूँ कि बिल्कुल एक ही इलाका था, वो एक ही डोमेन था, एक ही कंस्टिट्यूंसी थी, एक ही सोशल क्लास था उनके साथ में। तो जब वो बंटने लगा तो डिफरेंस बढ़ने लगा फिर वो। तो आज की तारीख में कुल मिला के फॉरवर्ड और दलित का कॉम्बिनेशन एक जगह दिखाई पड़ता है, वो हर जगह दिखाई पड़ेगा, चाहे पंचायत का चुनाव हो या पार्लियामेंट का चुनाव हो, वो दिखाई पड़ता है। बहुत प्रयास किया है बीजेपी ने तोड़ने का। बीजेपी ने नॉन फॉरवर्ड को बनाया अध्यक्ष, डोमिनेंट बैकवर्ड से सम्राट जी आते हैं, उनको बनाया अध्यक्ष। तो इस ढंग से तोड़ने का प्रयास किया है। लेकिन कुल मिलाकर के आज भी दलित एंड फॉरवर्ड्स लार्जली ये बीजेपी के साथ है। तो अभी जिस स्टडी के बारे में बात कर रहे थे कि 1980s, लेट 70s 80s में पासवान सबसे ज्यादा, मेरे ख्याल से उस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं जिस वीडियो में हमने ये बताया कि सबसे ज्यादा पासवान विधायक अभी नहीं है, उस दौर में हुआ करते थे। तो वो वीडियो आप देख सकते हैं उसको, जिसके बारे में हम लोग बात भी कर रहे थे। लेकिन उसी में हमने एक बात और कही है, जैसे अभी आपने जो कहा कि दलित ज्यादा फील किया क्लोज भूमिहार के या राजपूत के, लेकिन वहीं पे जो हाजीपुर में लड़ाई चल रही है या जो बिहार में लड़ाई चल रही थी, तो उसमें जैसे मैंने कहा था कि जो रविदास है उसको तो पासवान एकोमोडेट कभी नहीं कर पाया। इसीलिए हाजीपुर में जब भी लड़ाई हुई है तो एक रामसुंदर दास जी या फिर कोई भी रविदास कम्युनिटी और इनके बीच में होती है। तो कैसे रविदास को तो आरजेडी एकोमोडेट कर ली, ऐसा लग रहा है एक बंटवारा हो गया कि रविदास को उन्होंने एकोमोडेट कर लिया, भूमिहार और ये लोग एक साथ आ गए। तो इसको हम दलित पॉलिटिक्स से तो कनेक्ट नहीं कर सकते हैं कि दलित इससे अनकंफर्टेबल फील हुआ तो उसके पास चला गया, क्योंकि सारे दलित एक जगह तो नहीं गए, आधे इधर चले गए आधे उधर चले गए। तो इसको देखिए इस पॉलिटिक्स में देखिए, आप रिजर्व सीट में खोजिएगा तो नहीं मिलेगा आपको। आप जनरल सीट में खोज के देखिए, आप जो मैं कह रहा हूँ बात निकलेगी आपको। रिजर्व सीट में तो कोई रिजर्व ही लड़ेगा, रिजर्व लड़ेगा तो उसी समाज से लड़ेगा, तो उसमें वह चीज बनती है बात। इसलिए आप वहां दिखाई पड़े, आप देखेंगे लार्जली जो है, जिससे हम लोग नवादा जब तक रिजर्व था तब तक आप देख लीजिए स्थिति वहां पे। अब हम लड़े तो हम उस समय लड़े थे चौधरी के खिलाफ में, पासी समाज से था वो। एक पासी ने वोट नहीं दिया हमको, क्यों देगा बेचारा, वो उसका अपना कैंडिडेट था। तो मतलब ये है, और आज समान हो गया है। आज आप गौर कर लीजिए, सब पासी परेशान है यादव से, सबने वोट किया है बीजेपी को। अच्छा, आप एक बात उसमें भी कह रहे थे कि जब स्टार्टिंग मेरा जो जगजीवन राम जी का जो दौर था उसमें रविदास समाज के लोग बहुत पॉलिटिक्स में आए, उसके बाद फिर पासवान ने उसको कहीं ना कहीं उसको रिप्लेस किया या उसको वो कम हुए और आप लोग आगे आए या पासवान लोग आगे आए। तो ये जब ये तो ट्रेंड दिखा है ना कि एक ऊपर आए हैं एक नीचे आए हैं, इसमें तो कोई भ्रांति नहीं होनी चाहिए, ये हुआ है। तो इसको आप कैसे देखते हैं, क्योंकि उस दौर में ये चीजें हुई कि एक ऊपर जा रहे हैं एक नीचे जा रहे हैं, और आज के डेट में लोग यही कहते हैं कि सबसे बड़ी अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी दलित के अंदर है तो वो एलजेपी है बिहार के अंदर, और दूसरी सबसे बड़े पॉलिटिकल फोर्स के रूप में मांझी जी का नाम लिया जाता है। लेकिन 5.31% जो अभी कास्ट सेंसस का डेटा है, 5.3% पासवान है, 5.25% रविदास हैं। लेकिन उसके बावजूद भी उनके एमएलए एमपी ऑलमोस्ट निग्लेजिबल होते हैं, उनका एक अपना पॉलिटिकल फेस नहीं है, एक पॉलिटिकल पार्टी तक नहीं है। इसको आप कैसे देखते हैं कि इतना बड़ा संख्या होने के बावजूद, इतना बड़ा अच्छा इतिहास होने के बावजूद, जगजीवन राम और मीरा कुमार, आपको अल्प ज्ञान है इसमें, जी। बहुजन समाज पार्टी चमारों की राष्ट्रीय पार्टी है। हाँ, और इससे मैं अगर उसको फिल कर दूं, ईस्टर्न यूपी में जो पूरा का पूरा ईस्टर्न यूपी का जो जोन है, ईस्टर्न जो वेस्टर्न बिहार और ईस्टर्न यूपी का जो बेल्ट है, जहाँ पे बॉर्डर वाला बिहार वाला एरिया है, वहां पे बीएसपी 5-5 सीट तक कभी कभी लाई है, और वो उसी वोटर के, रविदास वोटर के उसमें आई है। मैं ये कह रहा हूँ कि बिहार का कोई पॉलिटिकल फोर्स उस समाज से क्यों नहीं निकल पाया? नहीं, देखिए बीएसपी ने जहां भी अपना कैंडिडेट खड़ा किया है, जहां भी आप कोई खड़ा हुआ कैंडिडेट उसके सिंबल पे, चौहानों ने वोट किया उसको। हाँ, ये साफ दिखता है। 5,000 हो, 2,000 हो, 6,000 हो, वोट किया उसको।
मतलब एक है कि देखिए इसलिए पार्टी नहीं है उसकी, ये बात मत कहिए आपकी पार्टी नहीं है। बिहार के अंदर में बस नहीं नहीं नहीं, बिहार के अंदर क्यों है? लोजपा से आज ही बड़ी पार्टी है बीएसपी। हाँ। लोजपा की औकात क्या है जी? और हमारा जो पासवान कास्ट है केवल बिहार में ही, थोड़ा छिटपुट यूपी में है, ईस्टर्न यूपी में है, साउथ बंगाल में है जो यहीं से लोग गए हैं। पासवान चमार एक नेशनल कास्ट है, जान लीजिए आप। इस देश में दो ही जाति जो राष्ट्रीय जाति है, ब्राह्मण सब जगह मिलेगा आपको, और चमार विभिन्न नामों से सब जगह मिलेगा आपको। कारण है पहले गौ पे व्यवस्था अर्थव्यवस्था आधारित था, तो गौ की सेवा कर लो, गौ के जीते जी सेवा होना, सेवा लेना, और मरने के बाद चमार का सेवा करता था। ये चमार और ब्राह्मण दोनों सब जगह, इसलिए आप जो कह रहे हैं मैं इस पर बिल्कुल असहमत नहीं, और असहमत इस बात से हूँ कि सब क्यों रहेगा। और किसी ने बनाने का प्रयास भी किया, अरे ये बसपा तो वहां पे क्या जरूरत है। पॉलिटिकल प्रोसेसिंग चमार का पहले हुआ माइडिया हम लोग से, और तभी तो जगजीवन राम जैसे बड़ी लोग- थाती जगजीवन राम ने दिया कांग्रेस में रह करके, या उन्होंने बाद में बनाया था अपनी पार्टी बनाया था उन्होंने, कांग्रेस जे करके बनाया था, तो उसको ऑप्शन था पहले से। पासवानों को ऑप्शन दिया रामविलास पासवान ने। और मेन है कि देखिए हुआ क्या कि रामविलास जी का एक स्टेटमेंट था, अब वो दुनिया में नहीं रहे रामविलास जी, लेकिन वो उनका एक स्टेटमेंट होता था कि एक जमाना अम्बेडकर का था, एक जमाना बाबू जगजीवन राम का है, ये जमाना रामविलास पासवान का है। ये बड़ा नुकसान किया, पासवान समाज को भी नुकसान किया और रामविलास जी को भी नुकसान किया। इस बयान को लेकर बड़ा चमार समाज में घुमाहट थी। दो ये कब का स्टेटमेंट होगा उनका? हाँ बराबर वो हर जगह बोलते थे, हमेशा बोलते थे। हाँ हमेशा बोलते थे, हमेशा बोलते थे कि एक जमाना अम्बेडकर का था, एक जमाना बाबू जगजीवन राम का था, ये जमाना रामविलास पासवान का है। तो ये बात सुन के पासवान चमार कटता गया, और आज भी चमार और पासवानों में डिस्टेंस अगर है तो रामविलास पासवान जी के इस बयान से। मैंने संजोग से उसको पाटने का प्रयास किया, मैंने बाबू जगजीवन राम की 3 किताबें लिखी, और मैं खुद अब रामविलास जी की किताब लिखा हूँ, आ गई मार्केट हाँ मार्केट में आ गई है। तो कुल मिला की स्थिति है ये, मैंने पाटने का प्रयास किया। हाँ उस पाटने के प्रयास को मैंने मार्केटिंग नहीं किया, ये मेरे स्वभाव में नहीं। हम लोग जब काम करते हैं तो फोटो पीछे होता है, मोटो आगे होता है, ये हमारे बेटे ने गुण है वो। तो मोटा मोटी इस तरीके से कभी हमने प्रयास नहीं किया उसको, लेकिन रामविलास जी के इस बयान ने बहुत नुकसान किया है, और वही बयान नुकसान कर रहा है इसको भी, चिराग पासवान को भी। क्योंकि चिराग को मसला है, तो अगर 2-3 सीट मिलता है रिजर्व सीट का उसको, तो निश्चित तौर से 1 सीट चमारों को देना चाहिए उसको, जो उनकी राजनीति के लिए भी और एनडीए की राजनीति के लिए भी अच्छा होगा। तो इस बात को तो आप एक्सेप्ट करते हैं कि कहीं ना कहीं दरार है, हाँ बड़ा डिस्टेंस है खूब। मैंने रविदास जयंती करना शुरू किया, जगजीवन जयंती मैंने शुरू किया, कांसीराम का मैं जयंती शुरू किया करना, इसी से। तो थोड़ा वो सॉफ्ट हुए लोग, थोड़ा वो सॉफ्ट हुए। कांसीराम से ही अगला वो सवाल है कि जब आपने अपने ऑफिस के हाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष में था उस समय, राष्ट्रीय अध्यक्ष के थे, पहले फोटो टांगा मैंने जब बाबू जगजीवन राम का, तो वो भी थोड़ा विवाद हुआ उसमें, लेकिन लोगों ने स्वीकार कर लिया। जब बाद में मैंने कांसीराम को फोटो टांग दिया कार्यालय में, तो बड़ा वो हंगामा हो गया था। तो उसमें सपोर्ट कहाँ से मिला आपको बीजेपी के? कोई सपोर्ट नहीं, उसमें लोगों ने बहुत सीरियसली लिया। और उसमें जो बाबू कांसीराम की कल ही जयंती है, अपने याद दिलाया, अच्छा लगा। उन्होंने कुछ नारे बड़े अच्छे करे थे, तो नारों से रास्ता रखते हैं आप? रास्ता में रखता नहीं हूँ, लेकिन उस नारे ने मेरा, उस नारे से जोड़ा हमको, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते 4। जब मैंने फोटो टांग दिया उनका, तो यूपी में हंगामा हो गया पूरा एकदम, यूपी बीजेपी के अंदर, हाँ पूरा हंगामा हो गया कि संजय पासवान क्या कर रहा है। कई फोन आया उनको, कई हुआ, क्योंकि मेरा वहां से हटने का कारण एक ये भी था, उस पद से जब मैं हटाया गया, तो ये भी कारण था कि साहब कांसीराम को तवज्जो मैंने दिया। लेकिन मेरा अपना आधार था कि जब सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उसका फोटो टंग सकता है बीजेपी का मेन कार्यालय में, नहीं रहे दुनिया में टंग, अब वो भी दुनिया में नहीं रहे, और दलितों के एक स्तंभ रहे हैं वो, क्यों नहीं उनको टंग गया। लेकिन बहुत कम लोगों ने इस बात को स्वीकार किया, और अल्टीमेटली हमको उसका सफर करना पड़ा, मैं विक्टिम हुआ उस बात का। लेकिन उस समाज में मेरी स्वीकृति बढ़ी, दलित समाज में बढ़ा कि सब चलो संजय जी इतनी बात कहा, बाबू जगजीवन राम की बात कहा। आज हम मानते कि डॉक्टर अम्बेडकर, बाबू जगजीवन राम, बाबू कांसीराम और रामविलास पासवान, ये 4 प्रमुख स्तंभ हैं
इस देश में दलित राजनीति। हाँ, तो अच्छा, आपको ये नहीं लगता है कि ये कहीं ना कहीं ये कॉन्ट्रोडिक्टरी हो सकता है? क्योंकि आपकी जो मैं बात एक मिडिल पाथ की बात आप करते हैं, और कांसीराम ने जिस तरह के नारे गढ़े थे, जिस तरह के नारों के लिए वो जाने जाते थे, उन नारों के अंदर कहीं ना कहीं एक एक्सट्रीम फोर्स दिखता है कि जूते मारना या इस तरह की चीजें। भाई उसी से बीजेपी ने अलायंस किया ना। हाँ, वो बिल्कुल मैं मानता हूँ। बात ये है पॉलिटिक्स में कब कौन कहाँ पे खड़ा है। अब जिस नीतीश कुमार ने क्या क्या नहीं बोला हम लोग के बारे में। तो आपका कांसीराम जी के साथ पॉलिटिकल अलायंस था या आइडियोलॉजिकल अलायंस था? नहीं, पॉलिटिकल अलायंस था। पॉलिटिकल अलायंस। कहीं से आइडियोलॉजिकल अलायंस नहीं है, क्योंकि अलायंस के कई प्रकार होते हैं। पॉलिटिकल अलायंस होता है कहीं कहीं, कहीं आइडियोलॉजिकल अलायंस होता है, और कहीं कहीं इलेक्टोरल अलायंस होता है, और कहीं कहीं गवर्नेंस अलायंस भी होता है। बिल्कुल, गवर्नेंस के लिए इसमें मानता हूं कि कोई आइडियोलॉजिकल अलायंस नहीं था, वो प्योर पॉलिटिकल अलायंस था वो। इसलिए पॉलिटिकल अलायंस था तो हमने भी इंडिकेट किया। आज अगर वोट भाट बढ़ी है दलित समाज में बीजेपी के प्रति, तो जिन दिनों हम किए उस समय सरकार में तो हम लोग थे नहीं, सरकार के हम लोग खिलाफ थे हम सब लोग। तो मैं मानता हूँ कि आज चमार करीब आया अगर है, एक बड़ा फैक्टर है हमारे उस इंसिडेंट के बाद से हमारे नेताओं ने कांसीराम के प्रति, मायावती के प्रति एक एटीट्यूड को अच्छा किया लोगों ने, मॉडरेट किया लोगों ने, और समाज के लोगों ने वोट किया। आपके इन कामों से आपका कहना है कि बीजेपी को निश्चित तौर से इलेक्टोरल फायदा बाद में हमारे और नेताओं ने, राजनाथ सिंह जी ने उन चीजों को कोट किया, कहा कि हाँ हमारे यहाँ भी आपके चाहने वाले लोग हैं, हमारे यहाँ भी चाहने वाले लोग हैं। हमने कहा अलायंस तो बहुत पहले किया जब राजनाथ सिंह वहां पे सीएम थे, हम तो बहुत बाद में फोटो टांगे। तो केवल फोटो टांगने से इतना एक हंगामा उपद्रव पैदा हो गया, मैं टांगे रहा। लेकिन कुछ और आपने टांगा था, उससे लोग कहते हैं, बीजेपी के लोग या लार्जर एकेडमिक्स में भी लोग कहते हैं कि उससे नुकसान हुआ। उसमें आपके जो गले में एक नाग का फोटो बहुत वायरल हुआ था। नो, मैंने टांगा नहीं था कार्यालय में, वो नहीं कार्यालय में नहीं, हाँ, आपने गले में टांगा था वो। और वो तो उसके साथ सितंबर 2003 में जब आप मंत्री थे तो 51 इसी पटना में 51 तांत्रिकों को सम्मानित किया था। हाँ, वो तो मैंने प्रोग्राम हुआ था। तो ऐसा कहते हैं लोग कि उसके कारण घाटा हुआ है बीजेपी को, उसके कारण घाटा हुआ था, या इलेक्ट्रल उससे घाटा हुआ था कि ये क्या बीजेपी घाटा बीजेपी के लोगों ने कहा होगा। हाँ, विपक्षों ने कहा कि साहब बीजेपी का एजेंडा है ये। हाँ, दोनों तरह की बात। हाँ, विपक्ष, मैं उसमें कहीं नहीं। लालू यादव जी ने आपसे रिजिग्नेशन भी मांगा। हाँ, कि साहब ये विपक्षी का, ये बीजेपी का सीक्रेट एजेंडा है ये। मेरा केवल उसमें ये था कि साहब इन विधाओं को, इन विधियों को, ये परंपरागत ज्ञान है। नवादा को रहने वाले हैं, वहां पे एक गांव है जहां आज भी सपेरों का गांव है। वो सांप को पकड़ता है, हाथ से पकड़ लेता है, कोई मशीन नहीं, कोई ये नहीं, कोई उसको बेहोश करने की आवश्यकता नहीं है, ये विधा है। और सपेरों का तो मैं संघ ही चलाता हूँ, उनके लिए कोई पकड़ता है तो हम उसको बचाते हैं, उसको पुलिस से। ये मतलब ही नहीं कि साहब मैं कोई कंजर्वेटिज्म को या पुरातनवादी सिस्टम को मैं जिंदा कर रहा हूँ, बल्कि वह एक वर्ग है, वह नाथ संप्रदाय के लोग हैं। नाथ संप्रदाय में वह जो पिछड़े दलित थे, बाकी जो अपर कास्ट के लोग थे वो तो बड़े बड़े मठों में बैठ गए, लेकिन ये जो छोटे कास्ट के लोग थे बेचारे क्या करें, वो जंगल चले गए, कोई मदारी हो गया, कोई सपेरा हो गया, कौन देखेगा इसको। ये मैं कन्विंस इस बात से हूँ कि उसके जो अपर कास्ट के लोग थे बड़े बड़े मठों में बैठ गए सब लोग। ये जो बेचारे थे सब नाथ संप्रदाय के लोग, उन लोग को हमने एक शरण दिया, स्थान दिया उन लोगों को। लेकिन आपका इंटेंशन बहुत अच्छा हो सकता है उसके पीछे, लेकिन आपको नहीं लगता है कि जब आप इस तरह के फोर्सेस को अनलीज करते हैं तो उसमें वो आपके हाथ में नहीं रहेगा, उससे जो मैसेज लोग लेंगे वो ये भी ले सकते हैं कि ये अंधविश्वास सही चीज है, या फिर इस तरह से। मैं चिंता नहीं करता हूँ उस बात का, उससे मुझे नुकसान हुआ मेरा, मैं एग्री करता हूँ उन तमाम चीजों से मेरा नुकसान हुआ, और समाज का भी नुकसान हो सकता है। समाज का नुकसान क्या हुआ, नुकसान हुआ उस लोगों में अंधविश्वास बढ़ सकता है। ये अंधविश्वास है ही नहीं भाई, ये तो विद्या है। ये मैंने कहा ना, विधा और विद्या। विधा अनस्ट्रक्चर्ड विजडम है, विद्या स्ट्रक्चर्ड विजडम है। और इसको आप इंडियन नॉलेज सिस्टम है, इंडियन ट्रेडिशंस रहा है सब है, इसलिए मैं मानता नहीं। बाद में लोगों ने समझा इसको, अभी तो खैर ट्रेडिशनल नॉलेज पे या एंशिएंट विजडम पे तमाम डिपार्टमेंट्स खुला हुआ है, अब चल रहा है सब कुछ। लेकिन अगर उसको मैं ठीक से, हो सकता है मैं ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर सका होऊंगा उस समय। हाँ, लेकिन मुझे इस बात का खुशी भी है
कि आज मेरी एक पहचान है कि संजय पासवान कौन भाई, वही सांप वाले। संजय पासवान कौन भाई, वो आग पे चलने वाले। संजय पासवान कौन, जो तांत्रिकों का सम्मेलन किया था। तो हाँ, लेकिन संजय पासवान की वो पहचान दलित इंसाइक्लोपीडिया को लेकर के क्यों नहीं बनती? वो नहीं बन सका, जो वो नहीं बन सका, किया वो नहीं बन सका। लेकिन जिनको जिनसे मतलब है, तो हमारे जो क्रिटिक हैं उनके लिए ये सब चीज है। सपेरा संजय पासवान, संजय पासवान वो तांत्रिक मांत्रिक वाले। लेकिन जो अकेडमिशियंस है, संजय पासवान कौन भाई, तो वो दलित इंसाइक्लोपीडिया वाले। ये रिग्रेट होता है फील? ना, आई डोंट फील, नो नो, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। तो एक वर्ग को हमने वॉइस दिया, एक बिल्कुल वंचित वाणी पत्रिका में निकालता था इसी सब के लिए, कि वंचितों को वाणी देना। वंचित चाहे सामाजिक तौर से हो, जातीय तौर से हो, वैचारिक तौर से हो, चाहे जो भी हो, उसका मेरा एक मकसद ही था हमारा। वो वंचित प्रतिष्ठान हम चलाते थे, संस्था। उन तमाम चीजों वंचित अभिवंचित है उसको प्रतिष्ठा देना, हम लोग को सम्मान दिया, हम लोग उसको मेनस्ट्रीमिंग किया हम लोगों को। अच्छा, ये तो लार्जर डिबेट है जो आपने कहा कि इंडियन नॉलेज सिस्टम और इसको लेकर, इसके ऊपर लार्जर डिबेट है। तो इसमें ये भी तो एक आर्गुमेंट है ना कि यूरोप में भी तो इस तरह के विचक्राफ्ट और खूब हो रहे हैं, व्हाइट मैजिक के नाम पे हो रहा है। लेकिन वो तो मूव किए उससे। हाँ, और हम वापस नहीं जाना चाहते उसने हैं। साइंटिफिक टेम्पर दिया उसको, हम नहीं कर सके। हाँ, हम चूंकि प्रो वेस्टर्न साइड के रहे हैं, हम लोग हैं, उसको तो कुछ अपना दिखाना नहीं है। इंग्लैंड अमेरिका जो करता है अल्टीमेट है वो, और हम लोग जो करते हैं तो हम लोग का वेस्टर्न पैराडाइम है। अगर आज का रेजिम होता, अगर ये रेजिम होता, अगर उस समय में किया होता, इस रेजिम में हमको पॉपुलरिटी मिली होती। क्योंकि अभी का जो रेजिम है, अभी तो आपको इस रेजिम में हाथों तो लिया था। अभी जो ट्रेडिशनल नॉलेज पे या इंडियन नॉलेज सिस्टम पे जो अभी चर्चाएं हो रही है, चाहे जो कुछ भी डिस्कोर्स में है, अभी उसका होता, वो प्रॉपर टाइम नहीं था। मुरली मनोहर जोशी से इन्हीं बातों के ऊपर ज्यादा आपके डिस्प्यूट होते थे जब आप उनके जूनियर? डिस्प्यूट नहीं था उनसे कोई बात नहीं थी। इस बात पे डिस्प्यूट प्रमोद महाजन से हमारा था। प्रमोद महाजन जी मेरे गॉडफादर थे। हाँ, आप दो। हाँ, तो प्रमोद जी बहुत मानते थे हमको। उनको थोड़ा इस बात से नाराजगी थी कि क्यों ऐसा किया तुमने, ये हुआ। लेकिन जोशी जी को नहीं। और जोशी जी को नहीं। अच्छा, इसके ऊपर तो लालू यादव जी, इसमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल भी एस्पेक्ट है, वो उसका आपके ऊपर क्या क्लेरिफिकेशन है? क्योंकि लालू यादव जी ने कहा था इनको तो रिजाइन देना चाहिए, और उसके पीछे उन्होंने रेफरेंस दिया था विचक्राफ्ट एक्ट 1999। मुझ पर केस हुआ था। हाँ, मुझ पर केस भी हुआ था। वो मैं केस लड़ा, और उस केस के बाद में केस खत्म हो गया। गांधीगंज थाने में केस हुआ था हम पर। हाँ। इसी पे तो वो केस खत्म हो गया। हाँ, केस खत्म हुआ बाद में। अच्छा, एक मैं फिर से दोबारा वहीं पे जाना चाहता हूँ वापस से, जहाँ पे हम लोगों ने छोड़ा था कि आप एक अपने आप को लगता है कि पासवान का नेचुरल अलाई जो है वो बीजेपी है, या फिर वो अपर कास्ट में भूमियार हैं और ये हैं। लेकिन आपने जब 2005 में जब आप आरजेडी में गए, तो क्या आप उस चीज को भूल गए थे कि आपका नेचुरल अलाइज तो आरजेडी हो ही नहीं सकती है ना कास्ट के टर्म से? पार्टी छोड़ने का हम लोग का होता क्या है कि इंस्टेंट कारण था कि हमारे पार्टी में एक नेता से बड़े नेता झगड़ा हो गया हमको। तो जब आदमी होता है इमोशंस में, आदमी कुछ भी कर लेता है। लेकिन पॉलिटिक्स में इमोशन की तो जगह नहीं होती। जगह नहीं होती है। वो पॉलिटिकल इमोशंस के कारण हमारा ये हुआ था, उस कारण से। उस समय लेकिन प्रॉपर सम्मान दिया हमको लालू जी ने। मैं गया, लालू जी ने हमें राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया। हाँ, और लालू जी ने चुनाव जहाँ से लड़ना का टिकट दिया हमको। फिर बाद में भी कहा कि जहाँ से लड़ना चाहते लड़ो आप। हमने फिर ना कर दिया। जेडीयू क्यों नहीं? कभी जेडीयू बड़ा सवाल है। नीतीश कुमार जी कभी हम लोग टेस्ट में नहीं रहे। कभी नहीं? कभी नहीं। लेकिन आप उनके बारे में कहते हैं वो चाणक्य भी हैं, और वो तो निश्चित तौर से वो एक बड़ा आदमी, इसमें कोई शक नहीं है। मैं मानता हूँ कि मैं आपको भी क्या कहना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार जी आज नरेंद्र मोदी के आसपास के लीडर हैं। आसपास के हैं या उससे भी आगे? ना, आगे नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी के आसपास के कोई लीडर इस देश में कोई अगर है, इस देश में मैं मानता हूँ, ममता बनर्जी नहीं है, स्टालिन नहीं है, कोई लीडर अगर है तो नीतीश कुमार है। आगे मैंने इस सेंस में बोला था क्योंकि आपने ही कहा कि अमित शाह जी चाणक्य हैं, तो चंद्रगुप्त नरेंद्र मोदी जी हो गए। और अगर आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी चंद्रगुप्त भी हैं और चाणक्य भी हैं, यस, तो फिर तो इस कैलकुलेशन से दोनों वैल्यू, उसको आप जो कोट कर सकते हैं, लेकिन उनके आसपास में है, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है। हमारा उनसे व्यक्तिगत तौर से, देखिए वो उन्होंने मतलब कि एक तो नालंदा में के कारण से, और कई व्यक्तिगत रूप से उनसे जो मेरा ये रहा उन कारणों से, लेकिन उस आदमी का जो अपना एक छवि है, जो तौर तरीका है, स्टाइल है, शैली है, उसको मैं सलाम करता हूँ। एक
1 नवंबर 1999 इंडिया टुडे का मैगजीन, आपको तो पता ही होगा उस मैगजीन के बारे में, 17 लोगों का नाम उस लिस्ट में आया था, आप 15वें नंबर पे थे, दलित होप करके आपसे। तो उस मैगजीन को आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, आपको उस समय आप 15वें नंबर पे थे, नरेंद्र मोदी आज 17वें नंबर पे उस समय थे। आज आप एक एमएल से भी नहीं रहे हैं और वो देश के प्रधानमंत्री हैं। किस तरह से इस जर्नी को पिछले 1999 से लेकर के आज 2024 की जर्नी, जो 25 सालों की जर्नी है, जहाँ पे वो 17वें पोजीशन से आज इंडिया के सबसे उसमें देखिए ऐसा होता है कि उसमें सुषमा देवी थी, दुनिया में नहीं रही। हाँ, अरुण जेटली थे, दुनिया में नहीं रहे। प्रियंका गांधी थी उसमें, हाँ, उसमें देखिएगा प्रियंका गांधी भी थे, अभी कहीं कुछ नहीं है। मतलब ये नहीं है, मतलब उस समय का रेटिंग ये था उनका, जिस किसी का भी था, हम उस रेटिंग को ऑनर करते हैं। वो रेटिंग कोई झा ही थे, संजय झा नाम था उनका, बड़े यंग लंबे लंबे जर्नलिस्ट थे। अब बता दें आपसे, वो जो मेरी रेटिंग हुई थी उस समय एमपी भी नहीं था उस समय, नहीं, संजोग से मैं उसके 2 महीने बाद एमपी हो गया था मैं। हाँ, वो हमारा एक मूवमेंट हुआ था यहाँ पे, लालू जी के खिलाफ में कोई यहाँ बोलता नहीं था, और लालू जी का प्रोग्राम था गांधी मैदान। 1996, हाँ, गांधी मैदान में। तो गांधी मैदान में प्रोग्राम था लालू जी का, उस प्रोग्राम को मैंने रोक दिया, लालू को मैंने एंट्री नहीं करने दिया। राजवाला वर्मा डीएम थी, लालू जी सीएम थे, और इनको जाना था एड्रेस करने के लिए। हमने इकट्ठा किया मोहल्लाज के लोगों को, और लगभग 10,000 की लोग जमा थे वहाँ पे, उसको आने वाले थे सीएम। और उसी समय घटना घट गई थी, कुछ मारे गए थे दलित समाज के लोग सब। मैंने तय किया कि मैं नहीं घुसने दूंगा उनको, नहीं घुसने दिया हम लोगों ने। उस इंसिडेंट ने बड़ा, उसके बाद नेक्स्ट डे टाइम्स ऑफ इंडिया ने बड़ा कॉलम, 4-5 कॉलम का न्यूज हम पे छापा। उसके बाद इंडिया न्यूज के जो रिसर्च टीम है इंडिया टुडे वाले, वो आए थे करने के लिए। और संयोग से मैं 2 महीने बाद एमपी हो गया मैं, तो लोगों ने कहा एमपी हो गया इसलिए, लेकिन ये मेरा कुछ नसीबी है, कोई रेटिंग हमारा उससे पहले का था। तो ये 1996 का इंसिडेंट अलग है, नहीं, जिसमें नहीं, किसी मीटिंग में आपने लालू यादव जी को बहुत रोका हमने, तो उसी की वजह से हम पे वॉच, उस पर इंडिया टुडे ने हम पे एक पूरा एकदम सर्वेलेंस रखा। हाँ, ये मैं जानता नहीं था। अब पूरा उस 95 से लेकर के 99 तक का जो था, उसका वो नॉर्मल इशू भी छापा था वो। उसके बाद अगर हम लोग डायरेक्ट आते हैं 2013-14 का, क्योंकि उस समय ऐसा लगा था कि आप फिर से, हमने जब निकाला तो बीजेपी का जो यूट्यूब है, उस समय आपका आर्टिकल भी डेट वाइज में अगर बता दूं आपको, तो 12 अगस्त को एक वीडियो आपका अपलोड किया गया है बीजेपी के ऑफिशियल यूट्यूब से, 23 अगस्त को एक अपलोड किया गया है, 24 अगस्त को एक अपलोड किया गया है, और 1 जनवरी 2014 को एक आर्टिकल आपका आया है उस समय। क्या उस समय आपको बीजेपी में एक अहम रोल देने के लिए आगे लाया जा रहा था, या फिर रोल मिल गया था 12 में? हाँ, वो तो मिल चुका था, लेकिन और ज्यादा बड़ा अहम रोल जो मोदी उस समय, चूंकि आपको भी पता है मोदी कैंप और 2 कैंपों में बीजेपी थोड़ी सी बटी हुई थी, तो क्या उसमें से कोई भी एक कैंप आपको आगे करने की कोशिश कर रहा था नरेंद्र मोदी के खिलाफ, या नरेंद्र मोदी आपको आगे करने की कोशिश कर रहे थे, ऐसा कुछ? क्योंकि ये ऑल ऑफ सडन या आप आते हैं और उसके बाद गायब फिर। हाँ, नहीं, उसमें देखिए ऐसा क्या कि हम जैसे लोग कहा ना, इमोशनल ज्यादा हम लोग, और कभी इमोशनल बर्स्ट कर जाते हैं किसी बात पे, किसी चीज पे लग गया, इन कारणों से। इसलिए वो ऐसा नहीं है। जब मैं मिनिस्टर भी था तो उस समय मतलब कि कुछ बातें हुई थी, तो मुझे एक संचार मंत्रालय जो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री तो हटा के हमको सामाजिक न्याय में कर दिया गया था। तो कुछ बातें ऐसी होती है, इसलिए मैं मानता हूँ कि वो मैं खुद का विक्टिम रहता हूँ। मैं अपने इमोशनल बर्स्ट का मैं खुद शिकार हो जाता हूँ कभी कभी, इसलिए मुझे उस चीज़ का मलाल नहीं। वो तौर तरीका था हमारा, वो रहा है, इसलिए उसमें मैं अपने ढंग से कुछ करना चाहता हूँ। तो इस सिस्टम में पसंद नहीं आया लोगों को। ये पार्टी ने हमें बहुत कुछ दिया, इसमें कोई शक नहीं है। पार्टी ने बहुत मौका दिया, अवसर दिया, सब कुछ दिया हम लोग को। अरे ऊपर दिल्ली का हाउस दिखा दिया, बिहार का हाउस दिखा दिया, बहुत बड़ा चीज़ दिया। मेरा बेटा भी राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी का है, इसलिए मुझे लगता है कि पार्टी बहुत कुछ दिया, लेकिन हम अपने कारणों से पिछड़ गए। कई बार होता है ऐसा है, इसलिए वो बहुत लोग साथ ऐसी घटना घटती है। इसलिए कोई ऐसा पॉलिटिक्स में तो होता नहीं कि साहब मतलब कि कंप्लीटली वो A+B² इतना, वो तो बीजगणित है, ये अंकगणित है। ये कभी केमिस्ट्री मिलती है, कभी नहीं मिलती है, इसलिए वो सब हुआ। लेकिन मुझे इस वक्त मलाल नहीं है। मैं पार्टी के प्रति बड़ा आभारी हूँ, पार्टी ने बहुत कुछ दिया हमको, और मैं अपने प्रति बड़ा ये हूँ कि मैंने कभी अपने आप को पाखंड के आवरण में नहीं रखा। मैं खुलेआम बिंदास अपनी बात कहता रहा, लोगों से, नेताओं से भी कहता रहा, मीडिया के लोगों से कहता रहा, बिंदास से कहता रहा।
उसका खामियाजा भी भुगतना उसका जो लाभ भी हमको हुआ उस कारण से और खामियाजा भी हमको हुआ। इसलिए अपने व्यवहार से, अपने संस्कार से लाभ और क्षति दोनों होता है, तो आदमी को तैयार रहना चाहिए। क्या 14 में टिकट मिलते मिलते रह गया था? नहीं 14 टिकट मैंने मना ही कर दिया था। मना कर दिया था। मैं चुनाव रिजर्व नहीं लड़ूंगा। हमने कहा सामान से देना दीजिए। तो मैं उजियारपुर से मांग रहा था, यहाँ से नित्यानंद जी को मिला। कहाँ मिलना था हम लोग को? 19 में नहीं, मैंने उस समय तय किया कि मैं चुनाव रिजर्व नहीं लड़ूंगा। मैंने तैयारी बंद कर दिया। इस बार भी मैं काउंसिल के लिए थोड़ा प्रयास करता, शायद मिल जाता, हमको कंटिन्यू रहता है, लेकिन मैंने प्रयास नहीं किया। अब क्या प्रयास करना है? देना हो अपने देंगे लोग, नहीं देना नहीं देंगे लोग। ऐसे ही मेरा बेटा अब आ गया है, क्यों में खड़ा हो गया, तो कहा बेटो खरा बापो खरा। तो ये अपने सेल्फ रेस्पेक्ट के प्रति सम्मान नहीं होगा। ये 2019 में जब जीतने के बाद आप एक्टिव थोड़े से, मुझे लगा जो आपका मैंने देखा उसमें थोड़े से एक्टिव हुए, और फिर आप ने नीतीश कुमार के बारे में बयान दिया कि आप नीतीश कुमार जी को स्टेप डाउन कर देना चाहिए, बीजेपी को देना चाहिए। उसके बाद फिर आप मिलते हैं जाकर के गिरिराज सिंह से, और उसके बाद फिर स्टेटमेंट आता है इनका, सीपी ठाकुर जी का स्टेटमेंट आता है, किस तरह का कोई वो नहीं है। क्या कुछ चल रहा था उस समय? क्या वो भी बड़ा इमोशनल बर्स्ट था। और बता दें आपसे, मतलब कि बिहार में मैं जम सकता था, लेकिन हमारे उस स्टेटमेंट से हमको घाटा हुआ, ऐसा मुझे लगा। बिहार में हम जम सकते थे, बिहार में लोगों ने, पार्टी ने प्रयास किया, लेकिन मैं अपने उस इमोशंस के कारण और जो एक पूर्वाग्रह में पाले हुआ हूँ नीतीश के प्रति, अभी मेरे मन में है। लेकिन उसी नीतीश जी को प्रति आप कहते हैं कि वो नीतीश जी की क्षमता पे थोड़ा हमको विश्वास है, उनकी निष्ठा। नीतीश जी मेरी स्पर्धा है, सीधी बात है। उनकी निष्ठा पे, उस निष्ठा पे कोई शक नहीं है। स्पर्धा हमारी उनसे है, प्रतिस्पर्धा कह लीजिए, ये रहा है। अटल जी कहते थे, बता दें आपसे, अटल जी ने हमसे कहा था, संजय पासवान, नीतीश कुमार सब एक कैटेगरी के लीडर हैं, दोनों दाढ़ी रखते हैं। अटल जी ने कहा था हंसते हंसते, दोनों दाढ़ी रखते हैं और दोनों बहुत बुनियादी बात करते हैं। तो स्पर्धा हो मेरे मन में उनके प्रति। उनकी क्षमता, हमारे हमसे उम्र में 10-12 साल बड़े हैं वो, तो वो बराबर का वो नहीं कभी आ पाया, इसलिए हो रहा होगा। लेकिन उनकी क्षमता पे हमको थोड़ी है, उनकी क्षमता पे, उनके तौर तरीका पे या उनकी ईमानदारी पे कोई ये नहीं है। उसके बाद में सोचता एक मन में एक स्पर्धा रही हो उनके प्रति, एक राइवलरी रहा हो, इस भाव से, और कुछ नहीं। तो उनका जो क्योंकि उनके प्रति प्रतिस्पर्धा है, तो जो उनकी नीतियां हैं, बहुत सारी नीतियां, उन नीतियों में से कौन सी ऐसी नीति है किसी भी चीज को लेकर के, चाहे महिला को लेकर हो, दलित को लेकर के हो, महादलित का हो, कौन सी ऐसी नीति है जिससे आप कंप्लीटली डिसएग्री करते हैं, सबसे स्ट्रांगली डिसएग्री? दलित महादलित, इससे आप डिसएग्री करते हैं? जो उन्होंने कहा तब किया था वो अच्छा नहीं किया। पहला उनका ठीक था, उनका कि भाई दुसाध, चमार, धोबी, पासी, इस 4 के अलावा जो बाकी जातियां हैं महादलित मानी जाएगी। अच्छा था। लेकिन जब उन्होंने बाकी तीनों को भी शामिल कर लिया और पासवान छोड़ दिया, तब मेरे मन में उनके प्रति जो है सो दुराग्रह और बढ़ गया। लेकिन जब 18-19 में जब उन्होंने शामिल कर लिया पासवान को, तो फिर उसके बाद नहीं, शामिल कहाँ किया वो? आज भी नहीं किया, भ्रम में आप लोग हैं। न्यूज में तो यही नहीं, शामिल नहीं किया है, आज भी नहीं शामिल है। आज भी शामिल नहीं, आज भी वो है जो महादलित के लिए है, वो महादलित के लिए है। पासवान कहीं कुछ नहीं है, और तमाम सुविधाएं उतना ही नहीं, तमाम पार्टियों में भी पासवान अभी सबसे बाद में लास्ट यूनिट माने जाते हैं लोग। बहाली में कई बहालियां होती है, जिसमें जैसे टोला सेवक है, कहीं मुसर का है, कहीं चमारों का है, विकास मित्र है, चमार लोग उसमें हैं, टोला सेवक, मतलब लगभग 25-30 हजार लोग इसमें अपॉइंटमेंट हुए, एक पासवान नहीं है, एक पासवान नहीं है। इसलिए महादलित सवाल नहीं होते, उनका घोषणा है, अब कोई कहने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि नहीं हुआ है इंक्लूड ये? हाँ, मैं ऑफिशियली कर रहा हूँ, नहीं हुआ, क्योंकि हर जगह केवल लिप सर्विस है ये। अरे आप देख लें, आप कहा ना हमने कि विकास मित्र की जो बहाली होती है, उसमें बेचारे चमार और मुसहर हैं, टोला सेवक में केवल मुसहर हैं, कहीं पासवान नहीं। तो अगर फिर इसका आप विरोध कर रहे हैं, तो फिर आपने विरोध तो इसका भी किया था कि रिजर्वेशन परमानेंट नहीं होना चाहिए। कहीं पे आपने कहा कि सेकंड जनरेशन में ही अगर 1 लाख से ज्यादा उसकी इनकम हो, तो फर्स्ट सेकंड जनरेशन को मेरा अलग अभियान, वो मेरा अलग है कि नो मोर फोर। हाँ, वो मेरा अलग कैंपेन है। वो 3 पीढ़ी आरक्षण ले लिया, क्यों चौथा को मिलेगा? अगर दोनों पेरेंट्स जो हैं क्लास 1 जॉब में है, तो क्यों मिलेगा उसको?
तो इससे दलित एकता, अगर आप कह रहे हैं कि हाँ। दलित महादलित को अलग करना ये दलित एकता के ऊपर प्रहार है, तो ये फोर्थ जनरेशन को अलग करना ये दलित एकता पे प्रहार नहीं होगा? नहीं, देखिए ऐसा है, दलित एकता की बात नहीं है। अब सवाल है कि अब मांझी जी कहेंगे पासवान को बाहर करो, जीतन राम मांझी। तुम्हारा कहना ये है जीतन राम मांझी और संजय पासवान ना बाहर होगा जी। इस संजरा पासवान अब मंगला मुसरे ना बाहर होगा। जो एक लेवल पे आ गए हैं उनको बाहर करो, उनको बाहर करो। जो एक लेवल पे नहीं आया है, अब हमको देख करके हमारा पूरा पासवान कम्युनिटी को बाहर कर दिया नीतीश कुमार ने, ये चिंता की बात है। और उसमें अगर उंगली दिखाते हैं, अगर जितना मांझी भी अगर क्या ठीक किया, तो जस्टिस तो ये कहेगा ना, जो एक लेवल पे आ गया है उसको बाहर करो। ठीक है, तुम्हारे में कम मांझी जी में, उस जाति में कम लोग मांझी की तरह हैं, पासवान में हमारी तरह कुछ ज्यादा लोग हैं, स्वाभाविक तौर से होंगे, लेकिन एक बिल्कुल जस्टिफाइड तरीका हो, इसके बांटने का तरीका हो, उसमें बहुत की गुंजाइश है। इसलिए मैं इस पक्ष में हूँ, जिसे अभी क्रिमिनल की बात कर रहा लगाने की, कोर्ट ने कह दिया ना, रोहिणी कमीशन कमेटी नहीं, रोहिणी तो बैकवर्ड्स कम्युनिटी के लिए। अभी कोर्ट ने कहा है हम लोग के बारे में, शेड्यूल कास्ट के बारे में कुछ जातियां ज्यादा बढ़ गई हैं, उनको बाहर किया जाए। तो जाति क्यों बाहर करोगे? उन फैमिली को बाहर करो जो फैमिली एडवांस कर गया है। वो फैमिली चिराग पासवान की फैमिली हो सकती है, वो फैमिली जितना मांझी की फैमिली हो सकती है, उसको बाहर करो। लेकिन तो कुछ जाति को बाहर कर दोगे, वो बात ठीक नहीं है। वो अलग बात का विषय है, उस पर मैं अलग से कभी कहेंगे, आप तो बात करेंगे हम लोग। ठीक है। कई जगह हमें ये हो सकता है, हमारा पूर्वाग्रह भी हो सकता है कि जब 2014 के आसपास आपके जो तेवर थे उसके आसपास, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि, हालांकि आपने इसका जवाब दे दिया है कि नहीं मैं ही नहीं लेना चाहता था, लेकिन हम सिर्फ उसको 2019 के या 14 के इलेक्शन टिकट तक ना सीमित रख के आज भी अगर देखें, तो आज अगर आपको नहीं दिया गया है, एमएलसी में फिर से कंटिन्यू नहीं किया गया, क्या आप चूंकि बीजेपी के अंदर जो दो कैंप थे, एक अटल जी का कैंप था और एक कैंप मोदी जी का नया कैंप आया, तो उस कैंप के साथ आप कभी सहज नहीं हो पाए इसलिए आप पिछड़ गए, या नहीं तो फिर ये आपका अपना देखो, वो एक चीज बता दे, आज की जो पॉलिटिक्स है, मैं कह दूं थोड़ा, अगर समझदारी तुम्हारी हो तो, जब फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था तो उन दिनों पॉलिटिकल साइंस की पॉलिटिक्स हुआ करती थी कि दुनिया में और कहाँ कहाँ क्या हुआ, उसको फॉलो करके इंडिया में फॉलो किया गया। जब देश आजाद हो गया तो सोशियोलॉजी की पॉलिटिक्स हो गई। आज की पॉलिटिक्स जो है इकोनॉमिक्स की पॉलिटिक्स है, आज की पॉलिटिक्स। तो इस इकोनॉमिक पॉलिटिक्स में हम लोग बहुत, सोशियोलॉजी पॉलिटिक्स में ठीक ठाक हो रहे थे हम लोग, बहुत ये नहीं हो रहे, फिट नहीं पा रहे हैं। इसलिए मैं किसी को ब्लेम नहीं करूंगा सिस्टम को, जो अब टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो गया है, और टेक्नोलॉजी से अभी हम लोग नहीं है, और टेक्नोलॉजी के प्रति टेक्नोलॉजी से कुछ डिफाइन करेगा। वर्कर का वर्कर ही छीन गया है, टेक्नोलॉजी ने ले लिया है, टेक्नीशियन ले लिया है, ऑपरेटर ने ले लिया है, वर्करों की वर्कर ही छीन गई है। तो ये अब हम लोग को लगता है बिल्कुल नॉट निगोशिएबल हम लोग के लिए है, इसलिए भी हम लोग पॉलिटिक्स से बाहर हो गए। और इसलिए ठीक है, लोग समझे कि साहब लोगों ने बाहर कर दिया होगा हमको, लेकिन मैंने अपने आप को मानता हूँ कि मैंने अपने को सेल्फ एक्सक्लूड कर लिया है। लेकिन आपके स्टेटमेंट्स जिस तरह के आए थे, गौरक्षकों को बारे में आपने कहा कि वो सड़क के गुंडे हैं, देशद्रोही लोग हैं, इन लोगों को फांसी दे देना चाहिए, ये आपका स्टेटमेंट मैंने कहीं पढ़ा है। नहीं, ये मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा कि गौरक्षा के नाम पे उपद्रव करना लोग बंद करें, या काउ विजिलेंट के नाम पे पकड़ के हम मुसलमानों को कत्ल करना बंद कर दें, ये सब ऐसा नहीं कहा था हमने, ऐसा नहीं कहा था हम। लेकिन ये मैं मानता हूँ इस चीज़ों को है कि गौरक्षा के नाम पे हो मॉब लिंचिंग करना जो है, ये सब, क्योंकि ये सीरीज है इस तरह के, जब प्रधानमंत्री और इसमें मैं आज को कहता हूँ कि उत्सव से उन्माद पैदा ना करें। लोग कुछ और समझते हैं, समझते तो ही ठीक है। उत्सव से उत्साह पैदा होता है, और हो रहा है उन्माद। उत्सव से उन्माद पैदा ना हो क्या रहा है अभी? उन्माद हो रहा है, उन्माद हो रहा है, कोई शक नहीं। तो ऐसे स्टेटमेंट देंगे तो फिर आपको बस बीजेपी पसंद कैसे करेगी? इसीलिए मैंने कहा ना, इसलिए
मैं अपने अब जो लोग समझते अगर हैं कि उत्सव से उन्माद पैदा हो रहा है और उसके लिए बीजेपी बुरा मान रही है, उसके खिलाफ बुरा मान रहे हैं, तो आप स्वीकार कर रहे हैं इस बात को। उत्सव से उन्माद पैदा ना हो, क्यों बीजेपी बुरा मानेगा इस बात के लिए? वह बुरा मानेगा जो उन्माद पैदा करना चाहता है। इसलिए उस उन्मादी को मेरी चेतावनी है। उत्सवों से उन्माद पैदा करना उस उन्मादी को चेतावनी है। क्यों बीजेपी नाराज होगा इसमें? क्यों इसमें संघ प्रशासन नाराज होगा? जो उन्माद का नियत जिसका है उसको परेशान होने दीजिए ना। रोहित बोमला पे भी आपने बयान दिया। यस, मैंने उस समय कटघरा खड़ा किया था अपने मिनिस्टर को, स्मृति ईरानी जी। हाँ यस, मुझे इस बात का बड़ा कोई मलाल नहीं है। तो ऐसे अगर स्टेटमेंट होंगे तो फिर संजय पासवान जी को बीजेपी में कहां से मिलेगी? इसलिए मैं इसलिए कहता हूँ कि मैं शुरू से ही पार्टी पॉलिटिक्स का आदमी हूँ, पावर पॉलिटिक्स का आदमी नहीं हूँ। स्वभाव में ही मेरा पावर पॉलिटिक्स नहीं रहा है। पावरफुल पोस्ट पे रहा मैं, क्योंकि पावर पॉलिटिक्स कभी मेरी प्रायोरिटी नहीं रही। पार्टी पॉलिटिक्स प्रायोरिटी है हमारी। तो उस पार्टी और पार्टी में कुछ अगर गड़बड़ी हो रही है, कोई बोले ना बोले, कोई बोलता है तो उसका स्वागत करते हैं हम लोग। हम भी उसी में से हैं। हमको लगा कि भाई ये सही है गलत है, बोला हम लोगों ने। उस पार्टी पॉलिटिक्स में आपका एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट मुझे बहुत पर्सनली पसंद आया था, जब आपने कहा था कि दल में दलित नहीं, दलित में दल। ये जो आपने इसको किया था, क्या बीजेपी ने इसको एक्सेप्ट किया? अब तो बिल्कुल कर रहा है। अब कर रहा है। हाँ। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लीजिए हमारे लिए। अब तो देखिए क्या है कि मैं कहता भी था लोगों को कि दल की बात दलित में ले जाओ। ये दल ने कहा तो हमने कहा दलित की बात भी दल में आएगी। तो जो डाइवर्सिटी है प्रॉब्लम्स का वो तो दिखाई पड़ेगा। और आज संयोग से दोनों बातें हो रही है। और आज संयोग से निश्चित तौर से जो भागीदारी दलितों की बढ़ी है, उन तमाम जगहों पर जहां आरक्षण नहीं भी है, चाहे राज्यसभा हो, चाहे काउंसिल हो, चाहे पद्मश्री का अवार्ड हो, पद्म विभूषण का अवार्ड हो, वो सब में मिला। इसलिए आज ये बढ़ा है, आज ये भागीदारी बढ़ी है। इसलिए मैं वर्तमान जो लीडरशिप है बीजेपी का या संघ का, मैं बधाई देता हूँ उन लोगों को कि आज पेनिट्रेट किया है ज़्यादा और भागीदारी बढ़ी हम लोग की है। इसलिए खुश होने के कई कारण भी यहाँ पर हैं। दलित दल और उसके ऊपर जब हम लोग बात कर रहे थे तो उसके बाद एक जो छूट गया था वो ये है जातिगत जनगणना के ऊपर आपने विरोध किया था। बीजेपी जातिगत जनगणना का आज भी कहती है कि हम विरोध नहीं करते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं, ये गरीबों की गणना होनी चाहिए, जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए। हालांकि 2021 में गरीबों की गणना तो करती है सरकार, जनगणना भी अभी तक बीजेपी ने नहीं कराया है। तो ऐसे में जातिगत जनगणना का समर्थन नहीं करना आपकी तरफ से किस आधार पे, उसका आधार क्या हो सकता है आपके लिए? देखिए, आज भी इस देश में गरीबी की परिभाषा क्या है, कोई एक परिभाषा नहीं है। जैसे दुनिया में परिभाषा है कि $1 से जो कम कमाता है वो गरीब है। दुनिया में वर्ल्ड लेवल का एस्टैब्लिश है। भारत में संयोग से तेंदुलकर आयोग ने एक डेफिनेशन दिया था। एक था वो कि कैलोरी वाला, की कैलोरीज 3200-3500 कैलोरी की बात थी। तो कोई ठोस परिभाषा गरीबी का नहीं है। मतलब गरीबी पे कितनी अनकंसर्न रही है सरकारें, ये मैं कह रहा हूँ। गरीबी इतनी अनकंसर्न है, कोई डिफिनेशन नहीं है, कोई परिभाषा उसका ठोस अभी नहीं है, यूनिफॉर्म डिफिनेशन नहीं है। तो इस देश को पहले गरीबी का डिफिनेशन करना चाहिए। अब बीपीएल एपीएल है। अब बीपीएल एपीएल आप देख रहे हैं, पता है कि नहीं आपको? साइकिल आप रखे हुए हैं, मोबाइल रखे हुए अगर आप हैं तो अब एपीएल हो गया। अब बीपीएल नहीं आप हैं। मतलब ये कोई ठोस परिभाषा नहीं, जो परिभाषा एक्सेप्टेबल हो सबको हो। तो जहां पे गरीबी की परिभाषा तय नहीं है, जिस राज्य में, जिस देश में, जिस क्षेत्र में, वहां आप जाति की बात कर रहे हैं। और जाति तो है ही नहीं। आज भी कोई चुनाव हो, भले 4 साल 11 महीना लोग जात को भूल जाएं, ये 4 साल 12 महीना जहां हुआ चुनाव हुआ, फिर जाति आ जाती है। कोई चुनाव हो, कोई सिलेक्शन हो, कोई चयन हो, जाति भी होता है। मतलब ये कि जातिवादी का मामला था SC ST तक, तो ये मामला ओबीसी पे आ जाएगा, ओबीसी एमबीसी ईबीसी हो जाएगा, गरीब सवर्ण हो जाएंगे आरक्षण की बात। तो जातिवाद क्यों होती है? आरक्षण के लिए होता है। तो ये तो बिल्कुल SC ST का मामला था। SC ST का हुआ, कुछ हो गया होता, खत्म कर दिया गया होता, बात होती। लेकिन ये लगातार बढ़ रहा है।
इसका स्तर जो है। तो जाति जनगणना क्यों? ताकि बैकवर्ड ये दिखा सके कि हमारी संख्या देखो फॉरवर्ड, चेत जाओ, देखो दलित तुम चेत जाओ, हम इतना संख्या में हैं। ये कोई जातीय अहंकार को और पुष्ट करने वाला बात हो, वही बात हुआ कि तुम इतने हो, तुम इतने से हो, तुम डर के रहो हमसे। क्या देखता नहीं हम 5 भाई हैं, तू एक भाई ना है रे। गांव समाज में कैसे होता है इस टाइप से कि फलमा 5 भैया है, 7 भैया है, 8 भैया है। ये अब संख्या बल से आप डराएंगे किसी को? आप इस तरीका ठीक है क्या? जो मकसद उसका है वो उसके इस्तेमाल लोग किस तरह से करते हैं वो अलग बात है, लेकिन मकसद तो यही है कि पता चले कि सिर्फ जातिगत जनगणना में ये गणना तो है नहीं कि सिर्फ आप ये पता करें कि किस जाति के कितने लोग हैं, बल्कि उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति पता करते हैं। और पहले भी होता था, जो बैकवर्ड कमीशन कंसिस्टेंटली सर्वे करते रहती है, पहले सर्वे बेस्ड होता था वो, अभी ये सबका काउंट हो रहा है, अभी सेंसस हो रहा है। तो जब पहले भी हम तो कर ही रहे थे, कास्ट का गणना कर रहे थे, सर्वे कर रहे थे। नहीं, पहले कभी सैंपल सर्वे SC ST का होता रहा है माय डियर। ये कभी नहीं हुआ बैकवर्ड वर्क, कभी नहीं। बैकवर्ड कमीशन ने काले वगैरह ने जो किया है, ये कभी नहीं हुआ, ये कभी नहीं। एक अंदाज आज भी 1931 का जो सेंसस किया हुआ है उसका अंदाज एक उस पर चल रहा है, और वो मोटा मोटी ठीक ठाक है। मंडल कमीशन लागू हुआ, वो सब हुआ। कोई संख्या का गिनती जो है ना, कभी बैकवर्ड्स का नहीं हुआ। गिनती नहीं हुआ, सर्वे हुआ है। सर्वे का मतलब है, सर्वे में वही ACWC सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्ड्स था, सोशियो इकोनॉमिक का। तो सोशियो इकोनॉमिक हुआ, वो भूमिहार भी उसमें है, उसमें यादव भी है, उसमें राजपूत भी है, कुर्मी भी है। SEBC कॉन्सेप्ट है संविधान में, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। इस सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड कास्ट थोड़े है, क्लास की बात थी। आप जाति जनगणना की बात आपने किया, मतलब ही नहीं है। पार्टी का हमारा सहमति उसमें, इसलिए हम बहुत कुछ इसमें नहीं बोलना चाहेंगे, लेकिन ये मेरा व्यक्तिगत मानना था कि जाति जनगणना पहले गरीबी की गणना हो जाए, गरीबी का डिफिनेशन हो जाए, गरीबी का मापदंड तय हो जाए, उस पर खुल मिला चर्चा हो जाए। भाई साहब, ये सदनों में अब गरीबी की बात का, हम इधर समान शिक्षा की बात हमने उठाया था, लोग मजाक मेरा उड़ाया कि गरीब का बच्चा अमीर का सब साथे पढ़े, अधिकारी के बच्चे चपरासी के सब साथे पढ़े, तो लोगों ने मजाक उड़ाया। ये अब डिस्कोर्स में भी नहीं है, अब इन बातों को मतलब विमर्श में भी नहीं है। आज सदन में नहीं हो तो कहां होगा भाई? ये चिंता की बात है। ये अब लोग इस ढंग से बोलेंगे अगर, तो जो कुछ सामने सच्चाई की बातें हैं, जो सही बातें हैं, उसको तो रखना चाहिए ना लोगों को। तो समान शिक्षा की बात हमने इस बार मैंने इस हाउस में मैंने किया, तो लोग हंसे उस पर। अच्छा, अपना बच्चा लोग पढ़ा लिए, तब ये संजय जी बोल रहे हैं अपने बच्चे को कन्वेंट में पढ़ा लिया, आप बोल रहे हैं ये हो। मतलब कॉमन स्कूल सिस्टम का बात दुनिया में, देश में कई बड़े बड़े लोगों ने किया, उसी बात में कर रहा था, लेकिन चर्चा तक नहीं होने दिया लोगों ने। मतलब मैं कह रहा हूं कुछ बातों को चर्चा में, गरीब कौन, गरीबी क्या, इस पे ईमानदारी डिफिनेशन हो, पूरा एकदम एग्जॉस्टिव डिफिनेशन लिया जाए इसका, उस पर चर्चा होने की आवश्यकता है। इसीलिए मैं कहा कि पहले उस पर चर्चा हो जाए। जाति तो निश्चित है, पहले हो जाए, मतलब बाद में ये हो तो कोई दिक्कत बाद में किया जाएगा, इसको देखा जाएगा जब इसमें मामला बन जाएगा। हो सकता है जाति गणना की जरूरत नहीं पड़े, गरीब की गणना कर लीजिएगा आप, तो जो स्थितियां, जो डिमांड आप लग रहा है, जो अपेक्षाएं आपकी है, अपेक्षाएं इसी पूरा हो जाएगा आपका, तो जाति जनगणना का नौबत नहीं आएगा जी। तो इसी से एक रेफरेंसेस जो बनता है आपके बारे में कि आप उसूलों पे राजनीति करते हैं, लेकिन शायद राजनीति उसूलों पे चलती नहीं है। नहीं, उसूल क्या है, सुविधा की राजनीति है। देखिए कुल मिलाकर के द कन्विक्शन एंड कन्वीनियंस, तो थोड़ा बहुत मैं प्रयास करता हूं कि रहना कन्विक्शन के प्रति रहना है। कन्वीनियंस थोड़ा हमारे लिए बाद में आता है, लेकिन एक सफल राजनीति वही है जो कन्विक्शन और कन्वीनियंस, जो सुविधा और उसूल दोनों को चलाता है, मिला चलता है, वो सफल पॉलिटिशियन है। एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन से पहले थोड़ा सा, क्योंकि आपका जो मैंने देखा, आप शब्दों के साथ बहुत खेलते हैं, और हमने बड़ा इंटरेस्टिंग से शब्द आपके जो आपने यूज किया है, जैसे हमारी मांग वो आपने भी किया था, पूरी करो चाहे जो मजबूरी हो, देश के हित में करेंगे काम के बदले लेंगे दाम। आइडिया का आपने बहुत एक शब्द का, अक्सर मैंने देखा है कि आप जब भी कहीं बात करते हैं तो किसी शब्द के एक शब्द का फुल फॉर्म बता करके उसको डिफाइन करते हैं।
जैसे रूट है तो फ्रूट है, इस तरह की चीजें, संज्ञान, प्रज्ञान, विज्ञान, ज्ञान, तो मूल है तो तूल है, बाकी सब सूल है। तो ये जो एक आपका स्टाइल है ये बात करने का, इस स्टाइल को आपको लगता है कि ये पब्लिक इसको रिसीव करती है, या एक खास जो एकेडमिक क्लास है या जो एक खास तरह के लोगों के बीच में इस तरह की बातें करते हैं, या आप इन जनरल भी पब्लिक से भी ऐसी? मैं एक नारा लगाता हूँ, इससे लोग लगाते हैं नारा भारत माता की जय, तो मैं उसी में लगाता हूँ कि छठी माता की जय, सबरी माता की जय। देखिए, अपने नारों को भी, अपने बयानों को भी लोड करना चाहिए आइडिया से। तो भारत माता के गांव को थोड़ी बुझता है, नहीं, गांव के लोग सबरी माता बुझता है लोग, गांव के लोग छठ माता बुझता है लोग, शीतला माता बुझता है लोग। तो क्या जोड़ना चाहिए उसे चीजों से। इससे मैं मानता हूं कि शब्दों के मिलने से, अच्छा उनका बराबर है, वो है, उनके जैसा है। इसको कहते हैं एक अलंकरण, सिमली कहते हैं, सिमली, SIMILE, एक फिगर से स्पीच होता है। जैसे आजादी के समय भी हुआ था कि भारत माता को एक फिगर बनाया, इसलिए भारत माता की जय, छठी माता की जय। लोग लगता है छठी माता अच्छा जब पूजा करेंगे, और राष्ट्र माता है, कौन समझने जाएगा उतना, भारत माता राष्ट्र माता है, ये है। तो इन चीजों को, इससे फिर हमने कहा कि एक नारा लगता है आजकल, जय श्री राम, तो मैं लगाता हूँ उसमें जय श्री राम में थोड़ा उन्माद पैदा होता है। ये आप एज ए बीजेपी? हाँ बिल्कुल, मैं कहता हूँ। तो मैंने नारा लिया कि सबरी के राम जय जय सीताराम, निषाद के राम जय जय सीताराम, वाल्मीकि के राम जय जय सीताराम। क्या गुनाह है इसमें? व्यापक नारा है, एग्जॉस्टिव है, लोडेड है। जय श्री राम कहने से एक जो पैदा होता है चीज, वो उससे अच्छा है इसमें। सबरी के राम जय जय सीताराम, निषाद के राम, केवट के राम जय जय सीताराम, वाल्मीकि के राम जय जय सीताराम। तो कुछ नारों को भी इस तरह से जोड़ना चाहिए, कुछ शब्दों को भी लेकर चलना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि इसमें मैंने डेवलप किया है, तो हमारे प्रोफेसर होने का उसमें ये है। मैं प्रोफेसर रहा हूँ, जिस विषय का प्रोफेसर रहा हूँ, लेबर एंड सोशल वेलफेयर, ऐसा व्यापक विषय ही सब है। इस दृष्टिकोण से कुछ नारों को, कुछ शब्दों को लेकर मैं उस पर शोध करता हूँ, बोध करता हूँ। शोध क्यों हो? बोधे के लिए, ताकि अवरोध, प्रतिरोध, गतिरोध खत्म हो। ये नया था हमारे लिए, या आपने इसको कहीं और भी इस्तेमाल किया है? बोध, नया आपके लिए है, नया आपके लिए, नया आपके लिए, हमारे लिए मिल गया। एक आखिरी सवाल, बहुत ही करंट है, इसको लेकर के अभी CAA के ऊपर बात चल रही है, और हमने अभी जो डिबेट चल रहा है वो दो चीजों पर चल रहा है। एक तो हिंदू मुस्लिम में चल रहा था, उस पर हम बात नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमें लगा कि आप एप्रोप्रिएट पर्सन है, कम से कम पटना के अंदर जो इसके ऊपर हम पूछ सके, जिससे तमिलनाडु के अंदर चल रहा है कि तमिल भी तो श्रीलंका में, वहाँ पे माइनॉरिटी भी हैं, वहाँ पे वो डिस्क्रिमिनेटेड भी हैं, और वो उनका भी हिस्टोरिकल संबंध है। इन्हीं तीन के आधार पे CA के अंदर नागरिकता दी जा रही है। जब मैंने बिहार का स्टडी किया, तो बिहार के मुस्लिम जो 47 में गए थे बांग्लादेश यहाँ से, और 71 के बाद उनको न तो बांग्लादेश एक्सेप्ट कर रही है और न पाकिस्तान एक्सेप्ट कर रही है। आज भी लगभग 3 लाख रिफ्यूजी कैंप में बिहारी मुस्लिम बांग्लादेश में, और 2.5-3 लाख के आसपास पाकिस्तान में है। बहुत सारी कॉलोनी बिहार कॉलोनीज के नाम से बना हुआ है। इस पे आप कैसे देखेंगे कि अगर CAA इस आधार पे लाया जा रहा है कि कोई भी एक कम्युनिटी जो अपने कंट्री में माइनॉरिटी है, जहां पे भी वो रह रहा है माइनॉरिटी है, डिस्क्रिमिनेटेड है, और उसका हिस्टोरिकल संबंध हिंदुस्तान के किसी भी क्षेत्र से हो, तो आइडेंटिटी तो वो बिहारी होना भी है। तो उस बिहारी मुस्लिम को उस CAA के तहत अगर उसको डाइवर्सिफाई करते हैं, जिस तरह से तमिल लोग कह रहे हैं, उनको क्यों नहीं इसमें शामिल किया जाना चाहिए? देखिए, कुल मिलाकर के देखिए, प्राइमरली हिंदू या बुद्धिस्ट या जैन या सिख लोग, उनका तो यही लैंड है। मुस्लिम्स का तो 50 इस देश दुनिया में है देश, 50 कंट्री है। ये प्राइमरली CAA लाया गया, इसमें कोई शक नहीं, इन्हीं लोग लाया गया। जो हिंदू हमारे इन स्थानों से आए, फिर ये पड़े हुए हैं, मुस्लिम्स जो वहाँ पे गए, उनको एक्सेप्ट नहीं किया। हमारी हमदर्दी है पाकिस्तान से और बांग्लादेश से। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति आज बांग्लादेश से भी खराब हो गया है।
और जो स्थिति बन रही है, मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी अपने आने वाले समय में निश्चित तौर से उस पर भी ध्यान देंगे। पाकिस्तान की स्थिति बहुत ही खराब हो गई है, बांग्लादेश इंप्रूव कर रहा है। इसलिए जो आपने कहा, पहले इनसे निपट लें, पहले आदमी घर देख ले, तब ना पड़ोसी है। इसलिए घर को ठीक ठाक कर रहे हैं ये लोग। तो हमें लगता है कि निश्चित तौर से हम लोग भी इस बात को लगेंगे, जो पड़ोस में गड़बड़ियाँ हैं या पड़ोसी कमजोर है तो उसकी ओर ध्यान देंगे हम सब लोग। ऐसा जो इशू है जो मुस्लिम्स पड़े हुए हैं जहाँ तक, नहीं, मैं बिहारी की बात कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, जो बिहारी मुस्लिम्स हैं तो गए शौक से वहाँ पे ना, बाई चॉइस पाकिस्तान गए कि हमारा देश बन गया। हिंदू भी जो रुक गए थे वो बाई चॉइस ही रुके थे। बाई चॉइस रुके थे वो सब लोग, लेकिन बाद में लगा तो आज इंडिया इस स्थिति में है, अपने उन तमाम लोगों को अकोमोडेट कर सकता है। पाकिस्तान उस स्थिति में नहीं है बेचारा। ये कंसीडर करना चाहिए नरेंद्र मोदी जी को, हमारी सरकार को। ये चर्चा करेंगे हम लोग, लेकिन अभी शुरू हुआ है, अभी देख तो ले हम सब लोग, क्या हम अपने शरणार्थी को ही एडजस्ट करने की स्थिति में है कि नहीं है। अब पता है आपको, विरोध हो रहा है वहां पे आसाम में। आसाम में हिंदू ही जो है, जो हिंदू ही कुछ जो लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं कि साहब हिंदू शरणार्थियों नहीं आने देंगे हम। बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उनको लगता है कि साहब वो लोग आ जाएंगे। क्योंकि आपको बता दें, शरणार्थी जो भी हिंदू हैं उसमें अधिकांश दलित हैं, नमो शुद्रा कम्युनिटी के लोग। पंजाब के दलित गए वहाँ, पंजाब के वाल्मीकि सब थे, उसमें लगभग 80 से लेके 90% लोग दलित समाज के हैं। तो वहाँ लोग लगता है कि सब दलित समाज को आ जाएंगे तो जो गैर दलित समाज है उसका एक ये हो जाएगा, वोटिंग राइट उसका बढ़ जाएगा, उसके एमएलए बढ़ जाएंगे, उसके लोग बढ़ जाएंगे, ये चिंता। इसलिए ये पहले निपट लें इन सब चीज़ों से। इसलिए कुछ इंटरनल कंट्राडिक्शंस भी है, तो उन सब से अमित शाह सक्षम है निपटने के लिए, वो सब निपट लें उन सबसे। तो जो प्रॉब्लम आपने कहा, जो बिहार के मुसलमान कहीं गए, बाहर गए, वो उन लोग को भी देखा जाएगा कि इनसे कैसे क्या ठीक किया सकता है। या इंडियन मुस्लिम जो कहीं बाहर गए, वहाँ फंसे हुए बेचारे हैं, तो उनके प्रति हम लोग प्रॉपर ध्यान देंगे हम लोग। और मुझे जैसा व्यक्ति उसके लिए प्रयास करे। और तमिल के लिए आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो उनको कंसीडर किया जाना चाहिए। हाँ, निश्चित तौर से इन सभी कम्युनिटीज को, क्योंकि आइडेंटिटी तो धर्म बिल्कुल जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही लैंग्वेज भी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, बांग्लादेश तो बिल्कुल लैंग्वेज के आधार पर बना था। इसलिए उस आधार पे अगर तमिलियंस भी सफर कर रहे हैं तो हमारी पूरी सहानुभूति उन लोगों से है, और उनसे बैठ के बात करना चाहिए हम लोगों को। सिर्फ सहानुभूति या ये सहानुभूति हमारी है, मतलब मैं कुछ उसका स्टेट में विरोध नहीं कर रहा हूँ, जो हमारे और नेता करते होंगे या कर रहे हैं। मैं उस लेवल पे देखूंगा उस पर कैसे क्या हो सकता है। जो प्रॉपर फोरम है उस पर चर्चा करके हम लोग उनकी बातों को रखेंगे आगे हम लोग। तो बिहार की तरफ से हम ये माने कि बिहारी मुस्लिम जो वहाँ पे अभी भी रिफ्यूजी कैंप में है, उनके लिए आप स्टैंड कम से कम करते हैं कि हाँ बिल्कुल रॉन्ग और वो सही। अभी फर्स्ट राउंड में हिंदुओं का हो जाए, हिंदू का, जैन का, सिख का, बौद्ध का हो जाए, फिर बाद में जो हमारे बिहारी मुस्लिम भाई उधर फंसे हुए हैं, प्रॉब्लम में है, उनको उनकी बात भी चर्चा होनी चाहिए। चर्चा करेंगे हम सब लोग, कैसे उनकी वापसी हो, जो वापस आना चाहते हो वापसी हो उनका। पूरा पाकिस्तानी वापस हो जाए, क्या दिक्कत है? भारत हाँ वेलकम करें हम लोग। स्थिति बहुत खराब उसकी होगी पाकिस्तान की, लेकिन वो जमीन नहीं वापस करेंगे। पूरा पाकिस्तान साथ में मिल जाए हम लोग के, हम लोग तैयार हैं। आप तैयार हैं उनका चिंता करने के लिए? हाँ, पाकिस्तान के साथ फिर से आ जाए पाकिस्तान हमारे साथ में, मर्ज कर जाए भारत के साथ में, क्या दिक्कत है? अब एक छोटा सा राउंड है ये, बस मात्र 5 क्वेश्चन है इसमें। बस आपको ये देखना है, जरूरी नहीं है कि आप उसमें इफ दिस वर्सेस दैट वाला नहीं स्थिति है, कि जो भी आपको इसमें से लगे कि बेटर ये, इससे ज्यादा बेहतर ये है। बता। नक्सल और फूलन देवी। नक्सल एक ऑर्गेनाइज मूवमेंट है, हाँ, फूलन देवी अनऑर्गेनाइज मूवमेंट है। वो मिसगाइडेड मिसाइल थी वो, लेकिन उसने भी उदाहरण दिया ये लोग गाइडेड मिसाइल है। इसलिए चूंकि वहां पे नक्सलाइट नहीं थे, नक्सल नहीं था, इसलिए वहां पे फूलनबाद पैदा हो गया। और जहां नक्सलवाद था वहां पे फूलनबाद नहीं पैदा हुआ। तो ऑर्गेनाइज ज्यादा बेहतर है अनऑर्गेनाइज से। बिल्कुल, मतलब नक्सल। मोदी और अटल बिहारी। अटल बिहारी जी का मैच नहीं जी, नहीं मैच है। अरे कोई मैच नहीं उनका जी। दोनों में फर्क ये है, अटल बिहारी आइडियल हिंदू थे, नरेंद्र मोदी जी रिवोल्यूशनरी हिंदू है। ये फर्क, आइडियल हिंदू और रेवोल्यूशनरी हिंदू। अब आप समझिए। अच्छा, जनता आप समझिए। हाँ समझिए उसके लिए रामविलास पासवान और कर्पूरी ठाकुर।
देखिए रामविलास जी, कर्पूरी ठाकुर जी बैकवर्ड्स की पॉलिटिक्स की है, हाँ, रामविलास जी ने दलित का पॉलिटिक्स किया, पॉलिटिक्स किया। दोनों का अपना अपना डोमेन था। लेकिन अगर दोनों का कद कहा जाए तो कर्पूरी जी का कद बहुत ही ऊंचा था, रामविलास पासवान जी बहुत ऊंचा कर्पूरी जी का कद और सोच उनका दोनों ही बहुत ऊंचा था उनका। कन्हैया और तेजस्वी, कन्हैया देखिए कम्युनिस्ट से आया हुआ लड़का है, सुलझा हुआ लड़का है, अच्छा बोलता, आर्टिकुलेट है। मैं मानता हूं कि निश्चित तौर से अगर हमको कहा जाए कि साहब बेहतर कौन है, कन्हैया बेहतर है। बेहतर है तेजस्वी से, हाँ। एक मोस्ट कंट्रोवर्शियल, झटका या हलाल? हम लोग तो मांसाहारी लोग हैं, इसलिए हम लोग चिंता नहीं करते हैं क्या है, कहीं से मांस कैसा मिल भी जाए, मांस मिल जाना चाहिए। मांस मिल जाए, हलाल है, झटका है, उससे फर्क नहीं पड़ता है, खाते हम लोग, खिलाते हैं लोग। और घर में बनाना बंद कर दिया है, घर में बनना बंद बाहर, हो गया है। लेकिन बाहर खाते हैं, बाहर बनवाते हैं, बाहर खाते पीते हैं। कि पत्नी मेरी छोड़ दी, इसीलिए झटका हलाल क्या है उसमें बहुत फर्क नहीं पड़ता है। इससे कोई फर्क नहीं हाँ, पड़ता कोई है। फर्क नहीं पड़ता। हम लोग आपको भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, कम से कम खाना, वेशभूषा हाँ। सब अपने अपने स्वतंत्र हैं। तो ये थे संजय पासवान जी, आपने हमें इतना लंबा समय दिया नहीं, और नहीं, उसके लिए बहुत बहुत कौन धन्यवाद। पूछता है जी हम लोग आजकल, तुमने पूछा हमको अच्छा लगा। हम लोग को आजकल कौन पूछता है? मैं तो इसलिए मैं भाग ही रहा था तुमसे कि अच्छा है तुम नहीं आए। चलो तुमने पूछा और इंटरेस्टिंग सवाल किया, हमको अच्छा लगा। आशा करते हैं कि आप लोगों को भी इंटरेस्टिंग लगे और आप लोग भी इसको पसंद करें। और इस जर्नी के अंदर सिर्फ ये इसको एक राजनीति के ढंग से नहीं देखें, क्योंकि जिस तरह की बातें हम लोगों के बीच में हुई है, बातचीत हुई है, इंटरव्यू तो शायद आप भी नहीं इसको, राजनीति में तो कोई बात नहीं है। हाँ। कोई राजनीति भी चर्चा हो तो कोई बात थोड़े है, इसमें बातचीत। चूंकि अब कहा ना मैंने कि पावर पॉलिटिक्स से बाहर हो गया हूं, तो पावर पॉलिटिक्स में भय पैदा होता है। पार्टी पॉलिटिक्स में आदमी निर्भय रहता है, तब मैं पार्टी पॉलिटिक्स का आदमी हूँ, पावर पॉलिटिक्स का आदमी नहीं हूँ। आपने कंप्लीटली एकदम, हाँ, कोई रिटर्न का कोई चांस? अब लोग बाग बढ़े, हमसे बाद के पीढ़ी के लोग बाग बढ़े और हम लोग अपने। अच्छा चलिए, एक इसके ऊपर फिर हम थोड़ा सा और इसको बढ़ा ही देते हैं 2 मिनट के लिए। और बेटे के बारे में आपसे बात, क्योंकि वो नेशनल स्पोक पर्सन है, पढ़े लिखे हैं वो भी, तो उनका पॉलिटिक्स में फ्यूचर, हालांकि ये सवाल उनसे ही मुझे पूछना चाहिए, लेकिन फिर भी एक पिता के रूप में, एक राजनीतिक के रूप में, आप दोनों रूप में आप बता सकते हैं कि कहाँ देख रहे हैं और किस तरह से आप बेटा बाप से आगे जाए, ये हर बाप चाहता है, हर बाप चाहता है। आपका कॉन्फिडेंस क्या कह रहा है? हमारी चाहत भी है बेटा हमसे आगे जाए, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस बेटा प्रोफेसर हो गया, बेटा अच्छा बोलता है, बेटा हिंदी इंग्लिश हमसे बढ़िया बोलता है। भगवान करे कि उसको तेवर भी हमारा वाला मिल जाए। तेवर नहीं है आपका वाला? तेवर मिले, लेकिन ऐसा तेवर जिस तेवर से हमको नुकसान हो गया हो, वह तेवर नहीं। मेरे जो अच्छे तेवर, अच्छा टेम्परामेंट है, वह उसमें लगे। हमारे सद्गुण हमारा बेटा में जाए, परिवार में जाए। तो उस तेवर को आप अवगुण कह रहे हैं, जिस तेवर के साथ आपने जिया? कुछ लोग कहता है ना, तेवरे इनका गड़बड़ है इसीलिए नहीं बहुत आगे बढ़े। अरे अब कुछ ही आगे बढ़ेंगे, केंद्रीय मंत्री रहिए लिए, अब कुछ आगे बढ़ेंगे। आपके लिए तो कुछ लोग कहता है कि बहुत आगे जाएंगे, सब जाएंगे, हो गए जितना गए आगे गए। लेकिन आपके लिए 36-37 साल में MP हो गए जी, 39 साल में मिनिस्टर बन गए, और क्या चाहिए अब? तभी तो आपको इसीलिए हमको अपने उस तेवर का गुमान है। इंडिया टुडे ने हमको प्लेस किया, और क्या चाहिए? इसलिए हमको अपने तेवर पर गुमान है। ईश्वर करे मेरे वह तेवर जिससे हमको फायदा हुआ हो, हमारे बेटे में जाए, हमारी बेटी में जाए, हमारे परिवार में जाए, हमारे भाई में जाए, हमारे दोस्तों में जाए, हमारे मित्रों में जाए। आपके भाई भी तो मेयर दरभंगा के रहे हैं 2011 से 7 से 11 वो सब अपनी ताकत से रहा, सब अपने उसके, वो सब कहीं से, हमारा कोई ये नहीं। मेरा बेटा भी कब राजनीति में आ गया मुझे पता नहीं चला। आपको मुझे कोई मशक्कत नहीं करना पड़ा, आ गया, फिर हम स्वीकार कर लेंगे। चलो, कोई डिस्कशन भी नहीं, कोई डिस्कशन नहीं, कुछ नहीं, अपने मन से हो रहे थे। मैंने इतना कहा बेटा प्रोफेसर हो जा कम से कम। जब वो देखा आपने क्या प्रोफेसर हो गया तो निश्चिंत हमारी है। प्रोफेसर मतलब इसका इंतजाम कर लो। हाँ बिल्कुल, इंतजाम कर लो कम से कम, क्योंकि हम वो करके नहीं जाएंगे तुम लोग के। हाँ, हम लोग अपना भाई जिंदगी जिएंगे, अपने जो लोग साथ में जिए रहे हैं उनके साथ अपना करेंगे, हम लोग उनको देख रेख करेंगे, हम लोग अपना कर ले व्यवस्था। प्रोफेसर हो गया, अपना कर रहा है, और ईश्वर करे। कहीं ना कहीं मतलब उसके कारण भी मैं अपने आप को करीब कर रहा हूँ, ताकि हमारी जो राजनीतिक पूंजी है वो भी उसको लगे। जो राजनीतिक यश हमारा है, राजनीतिक पूंजी हमारी, राजनीतिक कमाई है, हमारे बेटा को मिले, इसलिए मैं अपने को बाहर थोड़ा कर रहा हूँ। अच्छा, ऐसा फिर क्यों होता है कि राजनीति में पढ़े लिखे लोग एक
एक समय तक, एक लेवल तक जाते हैं और वहां से फिर वो नहीं आगे बढ़ पाते हैं। और ये एक ट्रेंड देखा है मैंने, ज्यादातर पढ़े इस पे लिखे शोध लोग करना साथी चाहिए, शोध करना चाहिए इसके शोध ऊपर। करना चाहिए। वो कहते हैं ना कि इग्नोरेंस इज ब्लिस कहा गया है, कि अज्ञानता बहुत बड़ा परम सुख है। अज्ञानी होना दुखी है, तो अगर ज्ञान हो गया, नॉलेज हो गया, तो दुख में रहिए आप। और अज्ञानी है तो परम सुख। आप अपना तय कीजिए, आपको ज्ञानी बनना है या ज्ञानी बन के परम सुख लेना है, आनंद लेना है, वो आपको तय करना है। फिलहाल हमें तो बहुत आनंद आया है आदरणीय पासवान जी के साथ बात करने में, और हमें लगता है कि आपको भी बिल्कुल पसंद आएगा, इसमें कहीं कोई दो शक नहीं हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना समय दिया। चलो, मुझे अच्छा लगा कि बहुत दिन के बाद एक खोजी पत्रकार ने खोजा हमको और हमसे उन तमाम बातों को निकलवा लिया जो हम जनरली निकालते नहीं हैं। हमें कितना रैंक दीजिएगा आप, क्योंकि हम लोग नए नए जर्नलिस्ट हैं, तो कितना दीजिएगा 10 में से? डिस्टिंक्शन मिल गया। चलो, अरे आप पहले जन हैं, हमने आपसे शुरू किया है, इसलिए बधाई है न्यूज हंटर्स के मैनेजर्स को, न्यूज हंटर्स के रिपोर्टर्स को और न्यूज हंटर के व्यूअर्स को हमारी ओर से बधाई, आशीर्वाद, शुभकामना है। सब्सक्राइब कर अपने इस तेवर को बनाए रखें। मैं जल्दी सब्सक्राइब करूंगा। अपने इस तेवर को बनाए रखें, अपने लोगों से भी कहिए। जो लोग हमारे हैं, निश्चित तौर से इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और देखा आपने, नहीं तो कौन, अभी हम जैसे लोग जो पॉलिटिकली हाशिए पे चले गए हैं, कौन पूछता है? इसलिए न्यूज हंटर ने पूछा हमसे, हमको अच्छा लगा, इसलिए आप सबको शुभकामनाएं। और आप तमाम साथी रिपोर्टर्स को, जर्नलिस्ट को, एडिटर को बधाई, आशीर्वाद, धन्यवाद। तो ये थे संजय पासवान जी, नेता, प्रोफेसर, बुद्धिजीवी, ज्ञानी, पीएचडी होल्डर, पूरी फैमिली में इनके पीएचडी सभी लोग हैं। और ऐसे कन्वर्सेशन, ऐसे इन डेप्थ एनालिसिस हम न्यूज हंटर्स आपके लिए और भी अभी आगे लाने वाले हैं। ये शुरुआत है, जुड़े रहिए न्यूज हंटर के साथ। अभी आगे आने वाले बहुत लोग हैं, बहुत कुछ आना बाकी है। पूरा बिहार की पॉलिटिक्स का हम आपको गढ़ देने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।